जब भी वाइफ कंप्लेन करे तो ज्यादातर हस्बैंड दूर चले जाते, भागते, बोले यार इसको तो कोई समझ नहीं पाया। बट इसकी भी शुरुआत यदि हुई तो कहाँ से हुई? पेरेंटिंग, रॉन्ग पेरेंटिंग से। मुंबई गया था मैं तो सर शॉक्ड रह गया सुन के कि जया बच्चन और अमिताभ बच्चन अलग अलग रहते हैं। नेम भी है, फेम भी है, वर्ल्ड के टॉप कंसल्टेंट है, सब कुछ है। ऐसा क्या मोमेंट रहता होगा कि जो डिसाइड कर लेते होंगे अब साथ नहीं रहना है? इट इज सेड कि मेल को पूरे दिन में 27,000 शब्द बोलने होते हैं एंड फीमेल को दिन में 30,000 शब्द बोलने होते हैं। मेल ने पूरे दिन में 27,000 शब्द कंप्लीट करके घर पे एंटर होता है एंड तब वाइफ पहले से शुरू करती है। फीमेल ब्रेन है वो बात करता है जस्ट फॉर शेयरिंग, नॉट फॉर द सॉल्यूशन। उसको उस समय पे काउंसलर नहीं चाहिए, उसको हस्बैंड चाहिए। पुरुष प्रधान देश बोला गया है कि औरतों को दबा के रखो। हमारा देश पुरुष प्रधान नहीं था। सवाल स्पेशल दिया है कि आपसे पूछें कि वो अपने वाइफ के साथ 24 आवर्स रहते हैं, एक ही ऑफिस में जाते हैं, फिर भी वाइफ की ये कंप्लेन होती है कि आप हमें टाइम नहीं देते। अब वो भाई साहब इसलिए परेशान है कि यार मैं हमेशा साथ में रहता हूँ, फिर ये किस टाइम की डिमांड करती हैं। राइट। और ऐसे बहुत सारे हस्बैंड सर ना इस बात को लेके परेशान है कि वो कौन सा टाइम है जो वाइफ मांगती है। हस्बैंड नहीं समझ पा रहा है इस केस में या वाइफ नहीं समझ पा रही है? ओके, ग्रेट। सो यहाँ पर दो चीज़ कहना चाहूँगा। वेरी फर्स्ट थिंग कि वाइफ जो है वो टाइम मांग रही है वैसा फील हो रहा है, बट एक्चुअली वो अटेंशन मांग रही है। ओके। वो उसको टाइम तो, क्योंकि आपने बताया कि दोनों हस्बैंड वाइफ घर पे ऑफिस पे साथ में होते हैं, बट देन इवन शी इज़ कंप्लेनिंग, उसका मतलब टाइम तो है बट अटेंशन नहीं है। सो साथ में तो है, बट साथ में होने के बाद मे बी फ़ोन है, बिजनेस की बातें हैं, फलाना ढिमका, कुछ ना कुछ सोशल, बच्चों का वो सब चलता है, बट आपस में जो बातें होनी चाहिए एक दूसरे को अटेंशन देते हुए वो शायद कमी है। और इससे सर लाइफ बहुत टॉक्सिक हो रही लोगों की। 100%, 100%। और वो बात नहीं कर पा रहे हैं किसी से, ये सारी डिस्कशन वो किससे करें? तो क्या इसके लिए कुछ रेमेडीज आप बताना चाहेंगे? 100%। सो वेरी फर्स्ट थिंग कि लव लैंग्वेज। ओके। जैसे मुझे हिंदी समझ में आता है, आपको हिंदी समझ में आता है, और यदि मैं बात करूंगा या आप बात करेंगे तो हम एक दूसरे के प्रश्नों का आंसर दे पाएंगे। बट सोचिए यही प्रश्न या यही आंसर हिब्रू में हो, कन्नड़ या उड़िया में हो तो समझ में नहीं आएगा, राइट? सो एक लैंग्वेज का मैच होना ज़रूरी है फॉर द कम्युनिकेशन। वैसे लव लैंग्वेज का मैच होना ज़रूरी है फॉर द रिलेशनशिप। एंड वो लव लैंग्वेज में एक लव लैंग्वेज हो सकता है एंड दैट इज कॉल्ड द फिजिकल टच। ओके। नंबर 2 जो काइंड ऑफ हो सकता है लव लैंग्वेज, दैट इज द सर्विस, राइट? माने मैं फिजिकल टच इज जादू की जप्पी, हग, प्यार करना, फिजिकल रिलेशनशिप बनाना हस्बैंड वाइफ, वो एक हो सकता है। नंबर 2 एंड दैट इज द एक्ट ऑफ सर्विस। एक्ट ऑफ सर्विस इज व्हाट, कि जहाँ पर मैं उनके लिए कुछ करूँ। मे बी शायद काफ़ी वाइफ को ऐसा फील होता है कि वो मेरे लिए सुबह में मैं उठूँ और वो चाय बनाए तो वो बहुत ही अच्छा रहेगा। अच्छा। राइट। तीसरा होता है दैट इज़ कॉल्ड गिफ्ट। सो वो मुझे कुछ सरप्राइज़ दे, कोई बर्थडे पे, एनिवर्सरी पे कुछ मुझे ला के दे, एटलीस्ट कुछ नहीं तो छोटा सा एक रोज़ ला के दे। वैसी अपेक्षा होती है क्योंकि बचपन से, क्योंकि दोनों अलग अलग घर में पले पड़े हैं, दोनों का साइकोलॉजी इज़ डिफरेंट। सो मे बी शायद वो जो लड़का था या वो जो लड़की थी उसको बचपन से सरप्राइज मिला हुआ है, उसको गिफ्ट मिला हुआ है, तो उसका सबकॉन्शियस माइंड इज ट्रेन इन अ वे कि प्यार का मतलब होता है गिफ्ट। अब ना जो लड़का है या जो वाइफ है उसका परवरिश हुआ है कि जहाँ पर उसको सब जादू की झप्पी करते थे, उसको हाई फाई देते थे, उसके साथ तकिया फाइटिंग करते थे, तो नाउ हीज नीड इज व्हाट, फिजिकल टच। अब ये जब दोनों आते हैं, दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं, बट दोनों को लगता है कि हम एक दूसरे को समझ नहीं पाते। द रीज़न इज़ वॉट, एक व्यक्ति की जो नीड है वो सामने वाले को नंबर 1 हमें बतानी पड़ेगी, बट उसके लिए हमें पहले पता होना चाहिए कि डू आई नीड फिजिकल टच या फिर एक्ट ऑफ सर्विस। माने वो हस्बैंड या वो वाइफ, मैं ऑफिस से आऊँ एंड एक्ट ऑफ सर्विस वाला हस्बैंड होगा, उसको लगेगा कि वो सारा काम छोड़ के मेरे लिए पानी लेकर आए। अब घर में काम वाले भी हो सकते हैं, बट जो हस्बैंड का एक्ट ऑफ सर्विस रिक्वायरमेंट है वो चाहेगा कि वाइफ चाय देकर मेरे सामने बैठे। अब वो वाइफ को लगता है भाई चाय काम वाले ने बना दी, उसने दे दी, आपने पी ली, उसमें मेरी क्या ज़रूरत है। तो हस्बैंड के लिए वाइफ ने जितना भी काम किया होगा हस्बैंड को फील नहीं होगा,
क्योंकि वो लैंग्वेज मैच नहीं हो रही है. राइट राइट राइट. So number one, that is a physical touch. Number two, act of service. Number three, gift हो सकता है, right? उस तरीके से हम सामने वाले पार्टनर को पूछे कि आप जब मुझे बोलते हो कि आप मुझे टाइम नहीं देते हो, तो एग्जैक्टली आप मुझसे क्या अपेक्षा रखते हो. किसी के लिए जैसे मेरे लिए गिफ्ट इम्पॉर्टेंट नहीं है, राइट? मैं भी शायद मेरी बर्थडे हो, मुझे कोई बोले क्या चाहिए, मुझे समहाउ कुछ नहीं चाहिए. मुझे कोई बोले क्या शॉपिंग करना है, समहाउ मुझे कुछ शॉपिंग नहीं करना है. मैं जो भी है जितना भी है मैं बल्ले बल्ले हूँ, एकदम खुश हूँ. बट एट द वेरी सेम टाइम वाइफ को ऐसा हो सकता है कि मुझे आप बर्थडे पे या एनिवर्सरी पे कुछ गिफ्ट दो, राइट? ओके. सो नाउ मुझे क्या करना चाहिए बीइंग अ हस्बैंड. जब भी वाइफ कंप्लेन करे तो ज़्यादातर हस्बैंड दूर चले जाते, भागते, बोले यार इसको तो कोई समझ नहीं पाया, भगवान भी नहीं समझ पाए. बट जस्ट हम उसको पूछे कि व्हाट डू यू थिंक, तुम्हारी रिक्वायरमेंट क्या है साइकोलॉजिकली, इमोशनली, एंड वो रिक्वायरमेंट हम पूरी करें. सो जैसे डेल कार्नेगी की बुक के अंदर भी है कि हमें फिश को पकड़ना है और वो कांटे पे हम स्ट्रॉबेरी लगाएंगे, चॉकलेट डेयरी मिल्क लगाएंगे, 5 स्टार लगाएंगे और डालेंगे तो मछली नहीं आएगी. सेम वे हमने जो डाला हुआ है स्ट्रॉबेरी या चॉकलेट, हमने एफर्ट डाला है, बट वो सामने वाले को रिलेट ही नहीं कर रहा है, एंड बिकॉज ऑफ दैट उसको वैसा फील हो रहा है. सो आजकल मुझे जो लग रहा है कि रिश्ते खराब हो रहे हैं, आंसर इज एब्सोल्युटली नो. कई मैंने हस्बैंड वाइफ को देखा हुआ है काउंसलिंग के दरमियान जब आते हैं, आफ्टर डाइवोर्स कई लोग आते हैं या डाइवोर्स होने वाले हो तब आते हैं, एंड टचवुड अभी तक काफ़ी शायद 2 या उससे ज़्यादा हज़ार मैरिजेस होंगे जिनको बचाने का सौभाग्य मिला हुआ है. एंड मैंने देखा है कि दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं, बट नंबर 1 खाली प्यार की जो लैंग्वेज है वो समझे नहीं है, एंड नंबर 2 लव करते हैं बट लव को एक्सप्रेस नहीं करते. सो ज़्यादातर वाइफ क्या कंप्लेन करती है, आप पहले जैसे नहीं रहे, अब बदल गए हो. क्यों बदल गए हो, वैसा फील होता है. हस्बैंड बोलता है यार आज मैंने सारे पैसे तेरे, घर तेरा, गाड़ी तेरी, सब कुछ दिया है, पर अब तुझे क्या चाहिए. बट वाइफ को क्या चाहिए कि वो पहले जैसे वो हल्की सी तारीफ होती थी या जो पर्टिकुलरली होता था वैसा कुछ वो चाहिए. एंड जब हस्बैंड उनको वो अटेंशन देना शुरू करे, मे बी 20 मिनट अ डे, तो कभी भी वाइफ की कंप्लेंट नहीं रहेगी. सो ये चीज़ सर 80s 90s में तो नहीं थी ना, तो लोगों को ये फील भी होता था यार मैं कोई बुक पढूं या कोई कोच से बात करूं, किसी कंसल्टेंट से बात करूं. वो अपनी लाइफ कैसे जिया करते थे? वो अपनी लाइफ हैप्पीली जिया करते थे. 2 चीज़ें हैं. वेरी फर्स्ट थिंग क्या, जो सोशल मीडिया में देखते हैं, मूवी में देखते हैं, सो डिजिटल मीडिया का एंड मीडिया का जितना एक्सपोजर आ रहा है, वहाँ से हर एक व्यक्ति की लव को लेकर या फैमिली को लेकर, बच्चे को लेकर एक्सपेक्टेशंस नेक्स्ट लेवल पे जा रही है. सो वहाँ पर बच्चा 35 पे लेकर आया या 55 लेकर आया. कभी आपने ऐसा सोचा आपके बचपन के दरमियान कि बच्चा 55 लेकर आया और मम्मी ने डांट दिया कि इतने कम क्यों आए? मम्मी पापा इज लाइक पास हो गया बस ठीक है, इतना काफ़ी है. फेल हो गया बोले ठीक है अगले साल ध्यान रखना. उससे ज़्यादा की अपेक्षा नहीं थी. बट वेरेज आज के पेरेंट्स क्योंकि वो इतनी सारी चीज़ें जानते हैं, तो नाउ दे आर एक्सपेक्टिंग व्हाट द बेंचमार्क, जो मिनिमम बेंचमार्क है वो थोड़ा सा अप हो गया है. पहले में भी शायद 1 बेडरूम के घर में 10-10 लोग रह लेते थे. आज शायद 4 बेडरूम के अंदर भी 10 लोगों को घर छोटा लगता है, क्योंकि बिकॉज ऑफ दैट एक्सपोजर अब हर बच्चे को भी अपना प्राइवेट रूम चाहिए, हर एक व्यक्ति को अपनी प्राइवेसी चाहिए, हर एक व्यक्ति को बाथरूम प्रॉपर अलग चाहिए, हर एक व्यक्ति को टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल सेपरेट चाहिए. पहले मोहल्ले के बीच में एक फ़ोन होता था, वो भी काफ़ी था. सो जितना ज़्यादा ब्रेन को एक्सपोजर मिलेगा ऑफ द इंफॉर्मेशन, ब्रेन वो चीज़ को जानना चाहेगा, पूरी करना चाहेगा. बट यदि वो व्यक्ति अपनी स्किल को एंड नॉलेज को अपग्रेड नहीं कर रहा है, तो एक्सपेक्टेशन बढ़ रही है, बट क्योंकि वो स्किल नहीं है तो वो चीज़ वस्तु फ्रस्ट्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगी. सो कोई मुझे पूछे कि ईगो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, मैं बोलूँ होना चाहिए. ईगो सर आजकल बहुत है, बहुत है. बट मैं कहना चाहूँगा ईगो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, मैं कहूँगा होना चाहिए. बोले कितना होना चाहिए, मैं बोलूँ टैलेंट से 1 कदम कम. ईगो होना चाहिए, बट आपके अंदर जितनी टैलेंट हो उससे 1 कदम कम ईगो होगा तो दुनिया आपको डाउन टू अर्थ मानेगी. हाँ, ये बहुत अच्छा मैथ्स है. बट आजकल लोग ओवर टैलेंटेड हो चुके हैं, उनको लगता है कहीं वैलिडेशन नहीं है. राइट. अच्छा, हस्बैंड वाइफ के झगड़े में सर कभी कभी ये भी देखा जाता है कि आप एग्री करते हैं कि उनकी अपब्रिंगिंग बड़ी मैटर करती है.
100%। उनकी परवरिश कैसी हुई है। और आज की जो ये परवरिश है, कभी मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि ये जब कभी हस्बैंड वाइफ बनेंगे तो डे वन से इनके साथ मुद्दे होंगे। तो कितना इम्पोर्टेंट है पेरेंटिंग एक हैप्पी मैरिज लाइफ देने के लिए। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चा बचपन से देखता है कि मम्मी या पापा को अपनी पसंद ही पसंद नहीं है। हाँ, राइट। माने पापा ने मम्मी से शादी की, मम्मी ने पापा से शादी की, और वो एक दूसरे को ही पसंद नहीं कर रहे, तो फिर मेरी पसंद कैसे करेंगे? राइट। माने मेरे लिए जो लाइफ पार्टनर होगा उसको वो पसंद कैसे करेंगे? ना, इसीलिए वो मम्मी पापा का पेरेंटिंग के अंदर वेरी फर्स्ट जो रोल या रिएक्शन होना चाहिए कि हस्बैंड का रोल सबसे पहला होना चाहिए वाइफ को रिस्पेक्ट दे, एंड वाइफ का रोल होना चाहिए कि हस्बैंड को प्यार दे, और फिर हमें बच्चे पे ध्यान देना चाहिए। सो यदि बच्चा खाना मांग रहा है, हस्बैंड ने खाना मांगा, तो वाइफ का रोल क्या होना चाहिए? सबसे पहले वो हस्बैंड को दे। बच्चा रो रहा है एंड वाइफ को भी टाइम चाहिए, या वाइफ और बच्चा दोनों हैं, पापा ऑफिस से घर पे आए तो पहले वाइफ को हाय हेलो गुड इवनिंग हैप्पी इवनिंग विश करे, जादू की जप्पी दे, उसके बाद में बच्चे को बोले कि हेलो बेटा कैसे हो, हाई फाइव दे, जादू की जप्पी दे। जब बच्चा ये देखता है कि मम्मी के लिए पापा इम्पॉर्टेंट है एंड पापा के लिए मम्मी इम्पॉर्टेंट है, तो वो बच्चा मम्मी के साथ डिसरिस्पेक्टफुली कभी बात ही नहीं कर सकता। बट क्योंकि वो देखता है कि पापा ने कभी मम्मी को रिस्पेक्ट नहीं दिया, तो वो बच्चा भी मम्मी से तू तड़ाक से बात करता है या बैक आंसरिंग करता है। कभी बच्चे हाथ उठा देते हैं जस्ट बिकॉज कि उसने बचपन से देखा है कि मम्मी को रिस्पेक्ट नहीं मिला है। इसीलिए कंपैरेटिवली पेरेंटिंग मुझे लगता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड ये मदरिंग नहीं है, फादरिंग नहीं है, पेरेंटिंग है, जहाँ पर दोनों पेरेंट का इक्वल रोल है। सो कई बार मुझे कोई कहता है कि हस्बैंड वाइफ का रिश्ता कैसा होना चाहिए, मैं कहता हूँ इनफैक्ट जब हम ऊपर भी बात कर रहे थे तो दो पैरों के जैसा होना चाहिए। एक पैर जब आगे हो तो दूसरा पैर पीछे होता है। क्या ये इन्फीरियर फील करता है? क्या ये छोटा फील करता है? ये बोलता है कि यार मैं तो पीछे रह गया रेस में, भागो भागो भागो। नो। अब ये पैर आगे है, ये क्या प्राउड फील करता है कि मैं आगे हूँ? आंसर इज एब्सोल्युटली नो। तो सेम वे हस्बैंड ने पर्टिकुलरली ऑफिस पे काम किया, पैसा कमाया, नाम कमाया, शोहरत कमाई, एंड वाइफ पीछे हैं, तो उसको छोटा नहीं महसूस होना चाहिए, या ना ही हस्बैंड को प्राउड या ईगो आ जाना चाहिए। अब जब पर्टिकुलरली हस्बैंड घर पे जाता है तो वो पीछे रह जाना चाहिए एंड वाइफ को आगे कर देना चाहिए, एंड उसको ज़्यादा रिस्पेक्ट दे, उसको ज़्यादा प्यार करे, बच्चे के सामने मम्मी की वैल्यू ज़्यादा करे, एंड वो वाइफ आगे हो, कभी हस्बैंड आगे हो, कभी वाइफ आगे हो, तो मैरिड लाइफ की काइंड ऑफ ये जो रिश्ता है वो अच्छे से चल पाएगा। बट मैं ही आगे रहूं और पीछे वाला आगे नहीं आना चाहिए, फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो शायद हम मैरिज के जो पर्पज़ है उसको हम नहीं समझ पाए। क्या इसके पीछे सर ये भी रीज़न हो सकता है, जो पुरुष प्रधान देश बोला गया है कि औरतों को दबा के रखो, तो उनकी साइकोलॉजी हर वक्त वही चल रही है कि इसने बोल कैसे दिया, इसको दबा के रखो। फिर जब वो दोस्तों के साथ बैठते हैं तो कहते भाई तुम्हारी बीवी ज़्यादा जिद्दी है, तुम्हारी बीवी मना करती है, मेरी बीवी तो बहुत अच्छी है। तो इन बैक बीचिंग से कैसे कोई बचे, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि हम शेयर करते हैं अपने थॉट्स को। राइट। बट मैं दो चीज़ कहना चाहूँगा। वेरी फर्स्ट थिंग, हमारा देश पुरुष प्रधान नहीं था, ओके, और ना ही है। देवों से पहले देवियों की पूजा की जाती है। जी, राइट। अग्री सर। आप जैसे सीता माता का जन्म हुआ एंड जनक राजा ने जो सीता माता का पेरेंटिंग किया, यदि वो पूरा स्टडी करे तो बचपन से उनको फ्रीडम और वो सारी चीज़ें दी गई थी। नॉट ओनली दैट, जितने भी लाइक बेटियां होती थी उनके लिए स्वयंवर होता था। आज हम कहते हैं कि बेटी ने लड़का खुद चूज़ किया, बहुत प्रॉब्लम है। इट इज़ नॉट सो। बेटी को उतना फ्रीडम होता था, बेटी को पैर नहीं छूने देते। राइट। तो वो बेटी, माने मैं कहना चाहूँगा स्त्री प्रधान देश था हमारा, जहाँ पर पुरुष घर के बाहर की दुनिया को चला रहे थे एंड घर के अंदर की दुनिया को स्त्री चला रही थी। सो दोनों इक्वल इम्पॉर्टेंट थे। एंड जो लड़की जो लड़के को पसंद करे, लड़के का ठीक था, बट उससे वो शादी करना चाहे, वहाँ पर पूरे भारत देश के अंदर स्वयंवर की प्रथा हमने हर जगह पर देखी हुई, चाहे अर्जुन हो, चाहे सीता माता हो, कहीं पर भी। तो वहाँ पर उतने सारे ऑप्शंस फीमेल के लिए अवेलेबल थे कि आपको जो अच्छा लगे, जो वैल्यूएबल लगे, जिनके साथ जीवन बिताना हो आप बिता सकते हो।
उसको उतना ज़्यादा रिस्पेक्ट दिया करते थे। बट समहाउ अंग्रेज़ आए और दूसरी चीज़ ये हुई कि हमने हमारे कल्चर को उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया है। सो मैं ये कहना चाहता हूँ, आज शायद हमें जर्मन कार हो सकती है या बाहर की कारें और बाकी सारी चीज़ें अच्छी लगती है, वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट कार होनी चाहिए मैं कहता हूँ, बट संस्कार प्योर इंडियन होने चाहिए। सो कार वहाँ की होनी चाहिए, बट संस्कार जो हमारे जो रूट है शायद हम वो भूल चुके हैं। एंड बिकॉज ऑफ दैट हमें लगता है कि मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, स्त्रियों पे अत्याचार होता है, फलाना होता है, ढिमका होता है। ऐसा ज़रा भी हमारी सोसाइटी में नहीं था। बट जब हमने हमारी वो वैल्यूज़ को भूलना शुरू किया, तब से पर्टिकुलरली हमें ऐसा लगने लगा कि स्त्रियों के ऊपर अत्याचार, फलाना ढिमका वगैरह वगैरह। अदरवाइज़ आप 3 चीज़ हम चाहते हैं एज ए मेल, कौन सी 3 चीज़ है जिसके लिए आप इतना काम कर रहे हैं? इतनी ऑफिस, जैसे आपने बताया कि यहाँ पर भी ऑफिस पुणे, अहमदाबाद, हर जगह पर 3 चीज़ों की मेल की रिक्वायरमेंट है। नंबर 1 नॉलेज, अग्रीड, ज़्यादा से ज़्यादा आप नॉलेज पाना चाहते हैं। नंबर 2 नॉलेज आ जाए, उसके बाद में आपको क्या चाहिए? बोले पैसा चाहिए। सो 25 साल तक, 27 साल तक वो व्यक्ति क्या करता है? पढ़ता है, नॉलेज लेता है। फिर नाउ नेक्स्ट 25-30 साल तक वो क्या करता है? बोले पैसा कमाने पे ध्यान देता है, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है। नाउ अब ये 2 चीज़ हो, क्या वो सेटिस्फेक्शन देगी? आंसर इज एब्सोल्युटली नो। जब तक मेरे नाम का या मेरे काम का पावर फील ना हो, वो मेल को किक नहीं देगा, राइट? एंड इसलिए चाहे शराब पी के, चाहे सोशल सर्विस करके उसको पावरफुल फील होना है। तो शराब पीना या समाज सेवा करना, दोनों में पुरुष को जो चाहिए, क्या चाहिए? पावर चाहिए। मैं पावरफुल हूँ वो दिखना चाहिए, चाहे मार के, चाहे सेवा करके, चाहे गरीबों को मैं हेल्प करूँ, चाहे गरीबों को मैं पीटूँ, बट साइकोलॉजिकली नीड क्या है? दैट इज द पावर। अब नाउ द मोस्ट पावरफुल थिंग, एंड दैट इज व्हाट, नॉलेज के लिए किसकी पूजा करते हैं? माँ सरस्वती, लक्ष्मी देवी, एंड देन आफ्टर दुर्गा, शक्ति माँ। ये तीनों की 3 एनर्जी फीमेल एनर्जी है, राइट? एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये तीनों की 3 चीज़ आपके जीवन में कब आती है पता है? जब आपके जीवन में स्त्री आती है। आपका अनुभव है, शादी के पहले आपके पास जो भी डिग्री थी, जो नॉलेज था, जो मेहनत करते थे, शायद ज़्यादा मेहनत करते होंगे, ज़्यादा काम करते होंगे, उस समय पे आपके पास जो पैसा था, उस समय पे आपके पास जो ज्ञान था, जो डिग्री था, जो कुछ भी था, उसका इम्प्लीमेंटेशन जो आप कर पाते थे। एंड नंबर 3, समाज के अंदर जितना पावर, जितना रिस्पेक्ट आपको मिलता था, उसको याद करें शादी के 5 साल पहले को, एंड शादी के 5 साल के बाद को याद करें, तो 110% वो बड़ा ही होगा। बिल्कुल। इसका मतलब कि हमें काइंड ऑफ शायद हमें गुरूर है, या शायद हमारी अज्ञानता है कि ये सब हमने किया, बट जो सोल को हम लेकर आए एंड वो हमारे जीवन में आई, तो वो अपने नसीब की इतनी 3 चीज़ें हमारे लिए लेकर आई है। सो कई बार पेरेंट या बेबी कपल्स शादी के लिए लेट करते हैं, सोचते हैं कि भाई वो लड़की आएगी उससे पहले हम सेट हो जाए, या फिर बच्ची करने से पहले हम सेट हो जाए। इनफैक्ट मैं कहना चाहता हूँ, वो वाइफ अपने नसीब लेकर आती है, तो मे बी शायद जो भी व्यूअर्स होंगे अपनी लाइफ को विजुलाइज करें, दे विल बी रेडी टू एनालाइज देयर लाइफ। एंड नंबर 2, जब भी बच्चा लाइफ में आया होगा, उसके 3 साल के अंदर आपकी लाइफ के अंदर प्रॉस्पेरिटी आई होगी, राइट? सो हमें ऐसा लगता है कि हम बच्चों की परवरिश कर रहे हैं, हम बच्चों को नर्चर कर रहे हैं, एक्चुअली उसका उल्टा है। वो जो सोल है वो स्पिरिचुअली हमारे घर में आके हमको बड़ा बना रही है, हमको नर्चर कर रही है, हमको पावरफुल और हमें मीनिंगफुल लाइफ देने के लिए काम कर रही है। एंड इसीलिए कोई मुझे पूछे पेरेंटिंग क्या, तो मैं कहना चाहता हूँ पेरेंटिंग इज़ अ पार्टनरशिप विद द गॉड, कि उसका जो क्रिएशन है उसको बड़ा करने में हमारे ऊपर वाले के साथ पार्टनरशिप है। तो अब ये पार्टनरशिप में काम कैसा होना चाहिए? ईमानदारी तो होनी चाहिए, ये सुनो। 2 पार्टनर भी होंगे, बातचीत करेंगे, करोड़ 25-50 करोड़ के धंधे के अंदर ईमानदारी की बात करते हैं, तो ये तो पूरी सोल को ग्रो करने की बात है। तो डोंट यू फील उसके लिए कुछ लर्न करना पड़े? उसके लिए हमें पार्टनरशिप यदि भगवान के साथ है तो कितनी ईमानदारी रखनी पड़े। वो ईमानदारी के साथ हम बच्चे की मम्मी को रिस्पेक्ट करें एंड बच्चे को प्यार करें, तो लाइफ मैं कहना चाहता हूँ बल्ले बल्ले है, लाइफ सबसे बेस्ट हो सकती है। कभी कभी हस्बैंड वाइफ के झगड़े इतने बड़े हो जाते हैं कि फिर वो पेपर पे आ जाते हैं, या लोगों को लगता है चलो लाइफ को
फिनिश कर दिया जाए, इस लेवल का। राइट। कभी कभी उस सिचुएशन से हम लोग भी गुजरते हैं। उस वक्त ये समझ में नहीं आता कि ये क्या गलती हो गई। कभी कभी छोटी सी जो गलती होती है वो बहुत बड़ी हो जाती है और रियलाइज़ नहीं होती है कि बहुत बड़ी गलती है ये। उस वक्त पे कोई ट्रेनिंग काम नहीं आती। 100%। सिचुएशन ऐसा हो जाता है। राइट। एक हस्बैंड वाइफ को स्पेशली एसओएस मोड में क्या करना चाहिए दोनों पक्ष को, कि वो कोई ऐसा कदम ना लें जो उनकी लाइफ और उनकी फैमिली डिस्ट्रॉय हो जाए। राइट। और इनफैक्ट ऐसे काफ़ी सारे केसेस हमारे आसपास में आते हैं। एंड यहाँ पर मैं दो चीज़ कहना चाहूँगा। वेरी फर्स्ट थिंग, दोनों का इम्पोर्टेंस है, बट उससे पहले उनके बारे में मैं कहूँ, उससे पहले और एक व्यक्ति जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एंड दैट इज़ दोनों पक्ष की मम्मियाँ। राइट। मायका ससुराल। यस। सो ज़्यादातर इट इज़ सेड कि क्या होता है कि वो वाइफ माने शादी हो जाए, उसके घर पे चली जाए, उसके बाद में यदि मम्मी का इन्वॉल्वमेंट हर छोटी छोटी चीज़ों में है, फ़ोन करके क्या हुआ ना, कैसा हुआ ना, फलाना हुआ ढिमका हुआ, जितने ज़्यादा आप फ़ोन करेंगे, जितनी ज़्यादा फ़ोन पे बात करेंगे, उतना ज़्यादातर रिश्ता ख़राब होने के चांसेस हैं। सो सर्वे हुआ कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम होते हैं, मे बी पर्सनल हेल्थ के, फिजिकल रिलेशनशिप के प्रॉब्लम हो सकते हैं, बाकी और भी सारी चैलेंजेस हो सकती है। बट वो सारी चीज़ों के अंदर यदि कोई एक मोस्ट पावरफुल और सबसे ज़्यादा अफेक्ट करने वाला यदि हिस्सा है, तो शादी के बाद या तो मम्मी का अपनी बेटी के साथ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होना, या फिर मम्मी का अपने बेटे के साथ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होना कि बहू को दबा के रखना, ये करना वो करना, तूने ऑफिस से आके मुझे बात क्यों नहीं कही, अब तो तू लड़की का हो गया, मैंने बहू का हो गया, बहुत सारी चीज़ें वगैरह। वो सारे जो टॉन्ट मारते हैं, बिकॉज ऑफ दैट वो समहाउ ये जो रिलेशनशिप का मतलब है, मीनिंग है, वो सारी चीज़ों को काइंड ऑफ साइड पे रखते हुए बात ईगो पे आ जाती है। एंड इसीलिए सारी मम्मियों को, एंड इनफैक्ट पापा को, हालांकि पापा का रोल थोड़ा सा कम होता है, बट मम्मी को कहना चाहूँगा कि शादी हो जाए उसके बाद में बच्चों को उनकी लाइफ उनके तरीके से जीने देनी चाहिए। वो जब तक मांगे नहीं तब तक सलाह नहीं देनी चाहिए। वेरी फर्स्ट थिंग। तो मुझे लगता है अराउंड 50 to 60% रिलेशनशिप वैसे ही बिगड़ने से बच जाएंगे। ट्रू। एंड नंबर 2 एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, एज अ हस्बैंड एंड एज अ वाइफ, हम एक निर्णय लें। निर्णय ये लें कि हम झगड़ेंगे। क्या निर्णय लेंगे? हम झगड़ेंगे, हम बवाल भी करेंगे, हमें जो कुछ भी मन में आएगा सारी भड़ास निकाल देंगे, बट शर्त एक है। क्या है? बाकायदा झगड़ा हम दोनों के बीच का होना चाहिए। माने मेरे से प्रॉब्लम हो तो तुम मुझसे लड़ लियो, पर बच्चा हो, सासू हो, ससुर हो, कोई ननंद हो, जेठानी हो, पैसा हो, बिजनेस हो, या घर का कोई सिचुएशन हो, या और कोई सिचुएशन हो, वो थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी को लेकर हम कभी भी बहस नहीं करेंगे। उसको लेकर तेरा मंतव्य, तेरा ओपिनियन अलग हो सकता है, मेरा ओपिनियन अलग हो सकता है, तो उसको हम स्वीकार करेंगे, उस बात के लिए हम नहीं लड़ेंगे। एंड यू विल बी सरप्राइज, 90% से ज़्यादा लड़ाई बंद हो जाएगी। राइट। ज़्यादातर हम आज जो भी हस्बैंड वाइफ के बीच में इश्यूज़ हमारे पास आते हैं, वो फलाने ने ऐसा कह दिया, मेरी सासू माँ ने मुझे ऐसा बोल दिया। मैंने बोला सासू माँ ने ऐसा बोला? बोले हाँ। क्या आपके हस्बैंड ने आपको ऐसा कहा? बोले नहीं। बोले उसने क्यों नहीं बोला? तो अगेन वो बात अलग हो गई। आपकी सासू माँ ने ऐसा बोला, आपको भड़ास आई, मैं बोलता हूँ अब तबीयत से सासू माँ पे निकाल दो, बट नाउ वो चीज़ वस्तु आपके बेडरूम तक नहीं आनी चाहिए। एंड इसीलिए मैं बेडरूम को क्या कहता हूँ मालूम है? हस्बैंड वाइफ सेंचुरी। हस्बैंड वाइफ सेंचुरी। लाइकवाइज बर्ड सेंचुरी हो तो वहाँ पर बर्ड्स को कैसे रखा जाता है? सेफ। एनिमल या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो, वहाँ पर वाइल्ड लाइफ एनिमल्स को कैसे रखा जाएगा कि उनकी सारे रिक्वायरमेंट पूरी हो एंड वो सेफ रहे, कोई आके उसके ऊपर शिकार ना कर पाए। राइट। सेम वे हस्बैंड वाइफ ऐसा माने कि ये हमारे रिलेशनशिप की सेंचुरी है। सो वहाँ पर हम घर के, बच्चों के, और किसी के, बाहर के, धंधे के कोई प्रॉब्लम को, ऑफिस के प्रॉब्लम को हम ये बेडरूम में नहीं लाएंगे। बेडरूम उसके लिए नहीं है। बेडरूम आपके पर्सनल डेवलपमेंट के लिए है, आपके सोल के डेवलपमेंट के लिए है। एक ऐसा व्यक्ति जिसके सामने 100% नेकेड हो सकते हैं विदाउट एनी शर्म। वहाँ पर सोल टू सोल कनेक्शन है, बॉडी टू बॉडी कनेक्शन है। तो वहाँ पर पर्टिकुलरली हम और कोई भी चीज़ वस्तु को न लाए। वहाँ पर मे बी इंटीमेसी, वहाँ पर लव, वहाँ पर शेयरिंग, वहाँ पर केयरिंग,
वही सारे वाइब्स होने चाहिए। एंड इसलिए इसका बड़ा प्यारा सा एग्जांपल दूँ, आपको पता होगा कि जैसे दशरथ जी थे, राम भगवान का स्वयंवर हो रहा था, एंड उस समय पे जो कैकेयी माता थे वो कहाँ पर चले गए, वो नाराज थे, तो कोप भवन चले गए, आपने सुना होगा, राइट। सो कोप भवन उस समय पे बनाया जाता था, वहाँ पर हम बात करते आज भी वाइब्रेशन लोग एंड लॉ बोलते ऑफ हैं कि कहाँ अट्रैक्शन, गए हो, कुंभ भवन में हो गया। राइट। हाँ। सो वहाँ पर किसी को नाराज होना है तो दे कैन नॉट स्टे इन द टेम्पल और द होम। यदि गुस्सा आ रहा है तो हम घर में या राजमहल में नहीं रह सकते। यदि नेगेटिव एनर्जी आ रही है तो उसके लिए कोप भवन अलग से बना है, अब वहाँ पर चले जाओ, एंड जो व्यक्ति से अब नाराज हो उसको मैसेज दे दिया जाएगा कि वो व्यक्ति कोप भवन में है, तो ना वो वहाँ पर जाएंगे एंड जाके बातचीत करेंगे। तो अब हम अमेरिका से ना कहीं से लॉ ऑफ अट्रैक्शन आता हूँ, उसके बारे में ढेर सारी बातें करते हैं, बट उससे भी ज़्यादा डीप साइंस हमारे शास्त्रों में हमारी नज़र के सामने था। बट अगेन कहना चाहता हूँ, हमने हमारी चीज़ों की वैल्यू नहीं करी है, एंड इसीलिए टॉनी रॉबिन्स के प्रोग्राम में मैं गया। 23 कंट्री के अराउंड 12-15 हज़ार लोगों की इवेंट होती है, सब लोग 1.5-2 लाख रुपये भर के बैठे हैं, एंड वो बंदा वहाँ पर संस्कृत के श्लोक बजाता है, राइट। एंड हम जितने भी इंडियंस कंपैरेटिवली 400-500 ही इंडियंस थे, बट वो प्राउड फील करते हैं। बट मैं कहना चाहता हूँ, जब आपके आजू बाजू में कोई योगाचार्य आए, आपके आजू बाजू में कोई पंडित जी आए, आपके आजू बाजू में कोई शास्त्रों का जानकार आए, एंड उसके साथ जब आप सेल्फी लेना चालू करोगे, ना कि शाहरुख खान के साथ, ना कि सलमान खान के साथ, ना कि बड़ी सेलिब्रिटी के साथ, ये व्यक्ति है जो हमारी धरोहर को कहीं ना कहीं पे आगे ले जाने के लिए हेल्प कर रही है। जब उन पे हम प्राउड फील करना शुरू करेंगे तो हमारे बच्चे भी पश्चिम की संस्कृति को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करेंगे। इसलिए एक प्यारी सी चीज़ कहना चाहता हूँ कि सीखे एक बात सूरज के पास से, सूरज देवता की हम पूजा करते हैं, तो कहता हूँ कि सीखे एक बात सूरज के पास से कि वो भी जब पश्चिम में गया है तो वो भी डूबा ही डूबा है, राइट। सो यदि हम ब्लाइंडली पश्चिम की संस्कृति को फॉलो करेंगे तो समहाउ हमारा जो इंडियन कल्चर है वो कहीं ना कहीं पे डूबेगा। सो यहाँ पर वेरी फर्स्ट थिंग, उसको मम्मी का रोल है। नंबर 2, हस्बैंड एंड वाइफ आज से डिसाइड करें कि हम कंपैरेटिवली लड़ाई झगड़ा थर्ड पार्टी के लिए नहीं करेंगे। हमारे लिए थर्ड पार्टी है, तू मेरी लाइफ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं तेरी लाइफ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हूँ। मुझसे जब भी नाराज़ हो तो कोई कोप भवन डिसाइड करो। फॉर एन एग्जांपल, गार्डन में वॉक करते करते बात कर लेंगे, या हम यहाँ पर चले जाएंगे, या बालकनी में झूले पे बैठ गए, उसका मतलब कि पर्टिकुलरली वहाँ पर नाराज़ है। एंड योर बेडरूम इज़ द सेंचुरी, लव सेंचुरी, कि जहाँ पर आपको लव को, केयर को प्रोटेक्ट करना है, वहाँ कोई डिस्कशन ना करें, वहाँ पर कोई भी नेगेटिव डिस्कशन ना करें। शेयरिंग करना है, कोई आपस में कोई बातचीत है, बच्चे का या भविष्य का कोई अच्छे प्लानिंग की बात है, वो हम वहाँ पर करें। क्योंकि जैसे मंदिर में हम जाते हैं तो वहाँ पर सारे लोग पॉजिटिव एनर्जी के साथ आए तो उसकी जो वाइब्स भी चेंज आता है। मैं कहना चाहता हूँ हम बेडरूम में जाए तो वहाँ पर भी वैसे वाइब्स होने चाहिए। मैं देख रहा था कि हैप्पीनेस इंडेक्स में बहुत पीछे है भारत, और आजकल जो प्रॉब्लम देखा जा रहा है, जो वर्किंग पीपल हैं या वर्किंग कपल्स हैं, और आजकल देखिए सेलिब्रिटीज़ में, मैं तो सर शॉक्ड रह गया सुन के, मुंबई गया था कि जया बच्चन और अमिताभ बच्चन अलग अलग रहते हैं, ओके। अभिषेक और ऐश्वर्या अलग अलग। तो मेरे मन में एक थॉट आया, राइट। मैं चाहता हूँ आप भी अपना थॉट यहाँ पे क्लियर करें। वो क्या मोमेंट रहा होगा, क्या लड़ाई रही होगी, नेम भी है, फेम भी है, उनके पास इंडिया या वर्ल्ड के टॉप कंसल्टेंट हैं, सब कुछ है, ऐसा क्या मोमेंट रहता होगा कि जो डिसाइड कर लेते होंगे अब साथ नहीं रहना है। सो जब हमारा ईगो लव से ऊपर चला जाएगा, ओके, तभी वो व्यक्ति रिलेशनशिप को तोड़ने की बात करेगा, राइट। जो समय पे ये लेवल पे लव है, ये लेवल पे ईगो है, तब तक लड़ाई झगड़ा करके भी साथ में रह लेंगे। जो समय पे लव ज़्यादा होगा और ईगो कम होगा तो वो रिलेशनशिप सबसे बेस्ट चलेगी। वो व्यक्ति कॉम्प्रोमाइज़ कर लेगा, वो व्यक्ति सामने वाला बोल रहा है तो ये शांत रह जाएगा, बोले आपको जो बोलना है आपकी बढ़ा से निकालो, मैं समझ सकता हूँ। बट जो समय पे ईगो अप हो गया एंड लव जो है वो कम हो गया, क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि अब ज़रा सोचो कि एक व्यक्ति पैसा कमाने के लिए, नाम कमाने के लिए, शोहरत कमाने के लिए कितने घंटे टाइम देता है? 10 घंटे, 12 घंटे।
मैं पूछना चाहता हूँ वो व्यक्ति लव कमाने के लिए परिवार वालों से कितने घंटे काम करता है? हम जब ऑफिस पे आते हैं तो हम बेस्ट ऑफ यू देना चाहते हैं, यस और नो? बेस्ट ऑफ द बेस्ट कपड़े होने चाहिए, हम प्रॉपर तैयार हुए कि नहीं, बाल प्रॉपर है कि नहीं, शूज़ साफ़ है कि नहीं, मीटिंग के लिए जा रहे हैं तो वो प्रेजेंटेशन तैयार है कि नहीं, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट तैयार है कि नहीं, सारी चीज़ों का प्लानिंग करते हैं, देन आफ्टर बेस्ट ऑफ यू देना चाहते हैं, बट सॉरी टू से घर पे पहुँचते रेस्ट ऑफ यू देना चाहते हैं। बोले थक हार के मैं आ गया हूँ, अब गई भैंस पानी में। मैंने वैसे वो बंदा बैठेगा सोफे पे 3 सिरहाने लेकर बैठेगा और बोले अब मुझे मेरी सेवा करो। सो नाउ सोचिए अब ऐसे सिचुएशन में अब विदाउट प्रिपरेशन क्लाइंट के सामने चले जाएंगे, क्या क्लाइंट आपको रिस्पेक्ट करेगा? क्लाइंट आपको बिजनेस देगा? आंसर इज एब्सोल्युटली नो। घर को आप काइंड ऑफ मैं कहना चाहूँगा होटल की तरह या स्पा की तरह ट्रीट ना करें। वहाँ पर आप वो बिजनेसमैन नहीं है, वहाँ पर वो अब जज नहीं है, वहाँ पर काइंड ऑफ आप डायरेक्टर या प्रोड्यूसर नहीं है, वहाँ पर आप हस्बैंड हैं, वहाँ पर आप वाइफ है, वहाँ पर आप बच्चे के पिता हैं। सो जिस तरीके से ऑफिस के वक्त हम बेस्ट ऑफ यू देते हैं, मैं कहना चाहता हूँ घर पे जाते वक्त भी हमें 2 3 4 हमारी ड्यूटी पता होनी चाहिए एंड वो ड्यूटी के लिए बेस्ट ऑफ यू देने की कोशिश करें, भले 1 घंटा दे। रेस्ट ऑफ यू माने डाउन एनर्जी के साथ 3 घंटा दे, वो ज़रूरी नहीं है। 2 घंटा आराम करे और 1 घंटा जो दे वो बेस्ट ऑफ यू दे, पूरे अटेंशन के साथ दे। जैसे हम पॉडकास्ट शूट करें, अब फ़ोन साइलेंट कर देंगे, वैसे हम यदि वाइफ के साथ चले जाए और वाइफ को बोले ले पगली तेरे लिए ये देख फ़ोन साइलेंट, एंड तुझे जो भी बात मुझसे करनी है खुले दिल से मेरे साथ कर सकते हैं। बहुत बड़ी बात आपने बोल दिया, ये हो नहीं पाता बस। 100%। क्यों? क्योंकि हमारा फोकस कहाँ पर है? मनी कमाने पर है। फ़ोन भी रीज़न है सर? फ़ोन बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि जो आपने बताया कि हम 24 घंटे साथ में होने के बाद भी वाइफ की कंप्लेनिंग्स कि उसको लगता है कि वो टाइम नहीं दे रहे, बिकॉज लैक ऑफ अटेंशन है। जब भी हम अभी आपस में बात कर रहे हैं, लेटेस्ट टेक मैं अभी फ़ोन लेता हूँ, 2 मिनट देखता हूँ नोटिफिकेशन, एंड फिर फ़ोन साइड पे रख के आपसे बात करता हूँ। अगेन सेकंड मैंने नोटिफिकेशन आया, देखा, बंद रख के आपके साथ बात किया। सो नाउ आपके मन में सबकॉन्शियसली मैसेज क्या जा रहा है कि मी और माई टॉक इज नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट एज द मोबाइल और द नोटिफिकेशन, राइट? एंड बिकॉज ऑफ दैट अब वो वाइफ कुछ कह रही है, हस्बैंड फ़ोन पे लगे, बच्चा कुछ अपनी स्कूल की बातें बता रहा है। पापा के लिए ये छोटी बात है, बट बच्चे के लिए उसने परफॉर्मेंस दिया था एंड वहाँ पर दूसरे बच्चे ने उसको धक्का मारा या उसको खाना नहीं मिला या जो भी छोटी छोटी चीज़ें थी उसके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती है। एंड जब उस समय पे पापा भी एंगेज है, पापा भी बिजी है, तो नाउ स्लोली एंड ग्रेजुअली बच्चा भी पापा से बात करने में इंटरेस्ट क्या करेगा? लूज़ कर देगा। सेम थिंग विद द हस्बैंड एंड वाइफ। मैक्सिमम हस्बैंड एंड वाइफ की जो शुरुआत होती है, जैसे आपने बताया कि वो अलग अलग रहते हैं, द रीज़न इज़ व्हाट, बेडरूम के अंदर मोबाइल का इस्तेमाल होता होगा। लेकिन सर एक ये जैसे कोई 60-70 के बाद अगर सेपरेट हो रहा है, तो इतनी लाइफ वो स्पेंड कर चुके, चलो यूथ की बात करें तो ठीक है, जो आज 30 साल के हैं, 35 साल के हैं, जो शादियाँ हुई हैं नहीं समझ पा रहे हैं, मान लो वो, या उस प्रेशर को नहीं झेल पा रहे हैं, वो अलग हो रहे हैं या टॉक्सिक माहौल है, लेकिन जिन्होंने एक लाइफ जी ली है, मैं उस मोमेंट को समझना चाहता हूँ, क्या ऐसा रहता होगा? पैसा भी है, सब कुछ है, और उनसे सीख के हमें क्या नहीं करना चाहिए जो बड़े लोग हैं? 100%। सो अगेन जो मैंने कहा था, लव एंड ईगो, राइट? जो पावर है, जो पैसा है, वो सारी चीज़ें ईगो को पंप अप करती है। एंड जब हम वो सारी चीज़ों को छोड़ के, माना मैं कहता हूँ जनरली हम जूते को निकालते हैं घर से अंदर एंटर होने से पहले, उस समय पे हमें हमारे स्टेटस को एंड काम के पावर को भी निकाल देना चाहिए और फिर हमें घर में एंटर होना चाहिए। ये सभी वर्किंग पीपल के लिए भी लागू है? 100%। एंड हर एक व्यक्ति वैसा टारगेट करे कि जो अपनी बात चल रही थी कि हम पैसे कमाने के लिए, पावर कमाने के लिए 10 घंटे 12 घंटे काम करते हैं, बट वो लव कमाने के लिए हम एटलीस्ट 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे का टाइम निकालें। सो ये कभी ये काइंड ऑफ मैं कहूँगा इमोशनल लैक्यूना, काइंड ऑफ वैक्यूम क्रिएट हो जाता है इन बिटवीन द हस्बैंड एंड वाइफ, जब नंबर 1 कि जब दोनों साथ में हैं एंड एक ने बोलना शुरू किया, दूसरे ने अटेंशन नहीं दिया, फ़ोन पे है, टीवी पे है, या बात नहीं सुना ना। अब ये व्यक्ति को भी जब बात करनी है तो दूसरा व्यक्ति भी क्या करेगा? सेम, वो भी मोबाइल, बात, वो फिर धीरे धीरे अब बच्चे बड़े हो गए, बच्चों की शादी हो गई, बोले अब ये रिश्ते में क्या रखा है? अभी तक तो समाज था, बोले बेटे की शादी होगी कि नहीं, बहू मिलेगी कि नहीं, अब वो हो गया। तो ना वैसे 1-2 नहीं, मैं ढेर सारे लोगों को मिलना हुआ हूँ
कि जो बड़े बड़े घर में रहते हैं एंड अलग अलग रूम में सोते हैं, एज अ हस्बैंड एज अ वाइफ। एंड मैं कहना चाहता हूँ कि हम थोड़ा सा प्यार कमाने पे भी मेहनत करें, थोड़ा सा 1 घंटे का बेस्ट ऑफ यू प्यार के लिए देना शुरू करें। स्ट्रेटजी बनाए। वो प्रायोरिटी, नॉट द स्ट्रेटजी। Okay. बिकॉज प्यार में हम स्ट्रेटजी या इंटेलिजेंट नहीं हो सकते। मैं कहता हूँ प्यार में यदि आप बेवकूफ़ नहीं बन सकते तो आप इंटेलिजेंट नहीं हो। माने प्यार जो है ना वो बचकाना हरकत करेगा, वो इंटेलिजेंट नहीं होगा। एग्जाम्पल, हाँ, जब भी आप किसी को ट्रूली लव करते हो तो आप उसका नाम बाबू, सोना, मोना ऐसे प्यारे नाम से उसको बुलाना चाहोगे। जिससे प्यार हो उसको थॉमस अल्वा एडिसन कह के नहीं बुलाओगे। उसको आप बुद्धि से नहीं, उसको आप दिल से जब प्यार करते हो तो दिल वाली ही बात होगी। सो वहाँ पर उसके साथ बैठना, गप्पे मारना, लॉन्ग ड्राइव पे जाना, बारिश में हाथ पकड़ के चलना और भीगना, ये सारी चीज़ें यदि आप नहीं कर रहे तो आपका जो लव रस है, जो लव वाला पार्ट है, ऑक्सीटोसिन वाला पार्ट है ब्रेन का, यदि केमिकल वाइज में मैं बात करूँ एंड शास्त्रों के अनुसार कहूँ तो रिलेशनशिप वाली जो पार्ट है उसको यदि हम नर्चर नहीं कर रहे तो फिर वो रिश्ता टिकेगा कब तक? तो जब तक एक दूसरे की ज़रूरत है तब तक। एंड जैसे रियलाइज़ हुआ कि अब नाउ आई डोंट नीड दैट, नाउ फीमेल हैज़ द पावर, फीमेल हैज़ द मनी, एंड यदि वो मैं डाइवोर्स का केस भी फाइल करूँगी तो भी ढेर सारा पैसा मिलने वाला है, तो नाउ आई डोंट नीड यू। नॉट ओनली दी जो आपने फैमिली बताया, बट मे बी यू टेक दी जेफ बेजोस, मे बी दी बिल गेट्स, तो उनके पास जो पैसा है वो तो शायद कोई व्यक्ति सोच भी नहीं सकता। मतलब बिजनेस भी हो गया है ये। यस, काफ़ी जगह पर हस्बैंड वाइफ के बीच में सर एक डिस्कशन और अक्सर होता है, मेरे अपने सवाल भी हैं। मेरी एक बिटिया है 3 साल की, ये 100% मेरे सवाल हैं, मैं कैमरे के सामने पूछना चाहता हूँ। मेरी एक बिटिया है 3 साल की, मेरे फादर नहीं है, मेरे वाइफ के भी फादर नहीं है। ओके। तो उनकी 4 सिस्टर हैं, एक की शादी हो गई, 2 सिस्टर हमारे साथ रहती हैं। तो बच्ची को हमने पहले ही वो नानी के यहाँ उनके साथ रहती थी, हम 15-20 दिन में वहाँ आना जाना करते थे, वीडियो कॉल पे डेली बात करना। अभी सब लोग दिल्ली शिफ्ट हो गए हैं, तो वो अपनी मासी के साथ अटैच है, मम्मी के साथ अटैच है। अच्छा, सब वो अटैच है तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, तो मैं टाइम नहीं दे पाता हूँ। ऐसा नहीं मन नहीं करता, इमोशन है। तो अब वहाँ ये आता है कि आइडियल फादर या अच्छा फादर, अच्छा हस्बैंड दोनों कैसा बना जाए, और उन बच्चों के लिए किस लेवल का ग्रेटिट्यूड मेरे पास होना चाहिए जो दोनों सालियाँ केयर कर रही हैं डे वन से। कभी कभी वो गुस्सा भी हो जाती हैं। अच्छा, मैं समझ नहीं पाता हूँ कि यार मैं अंदर तो ठीक हूँ ना, मैं इमोशनल हूँ, केयर भी करता हूँ, उसके बाद भी ऐसा क्यों हो जाता है? फिर वो उनका ये कहना होता है कि आप ऑफिशियल कुछ भी कर लें, कितना भी पैसा कमा लें, घर नहीं ठीक है तो बाहर कभी ठीक नहीं हो सकता। 100%। ऐसे बहुत लोगों राइट। की अपनी प्रॉब्लम होगी, बिकॉज नो वन इज परफेक्ट। 100%। सो पहले चीज़ जो कहना चाहता हूँ, दुनिया के लोगों के माने बाहर के लोगों से आप अच्छा बिहेव करेंगे तो आप सफल होंगे, पर घर के लोगों से अच्छा बिहेव करेंगे तो ही सुखी होंगे। और व्यक्ति को सफल भी होना है और सुखी भी होना है, बट अकेले सफलता के पीछे भागे या अकेले सुख के पीछे भागे तो नहीं चलेगा, दोनों पे काम करना पड़ेगा। नाउ आपने जो बताया 3 साल की बेटी है, सो नाउ दिस इज़ द एज कि जहाँ पर बच्चों के अंदर ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट डेवलप होता है। माने जहाँ पर बच्चा उतना ज़्यादा बोल नहीं पाता, उतना ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाता अपने रिक्वायरमेंट को, एंड जब पर्टिकुलरली वहाँ पर उसको केयर करने वाले, मे बी जैसे आपने बताया मौसी हो सकती है, नानी हो सकती है, दादी, मम्मा, पापा, कोई भी फैमिली मेम्बर जो कंटिन्यूस केयर गिवर हो, आई रिपीट कंटिन्यूस केयर गिवर हो, उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव ना आते हो, ऐसा माहौल बच्चों को पहले 4 से 5 साल मिलना चाहिए। ओके। बिकॉज वो समय पे पहले 7 साल में बच्चों का हार्ट का डेवलपमेंट होता है, इमोशन, केयर, लव, जो मैंने आपको बताया कि जिससे प्यार होगा उसे बाबू, सोना, सोनू, मोनू करके ही बात करेंगे। जो पहले 5 साल वाले नाम थे वैसे नाम से बुलाना चाहेंगे। दैट इज़ द ट्रू लव, दैट इज़ द ट्रू लव, कि जहाँ पर कोई स्टेटस या कोई भी चीज़ वस्तु नहीं थी, सिर्फ वो मैं कहना चाहूँगा चाइल्डिश नेम था,
वही नाम से बुलाना चाहेंगे. सो नाउ अभी वो बेटी के मन में वो लव, क्या केयर क्या होगा, उसकी डेफिनेशन बन रही है. सो नाउ इन दैट सिचुएशन यदि हम मैं कहना चाहूँगा रोज़ आधा घंटा, मे बी वो पॉसिबल नहीं हो पाता, जब भी आप घर पे हो 2 या 3 दिन इवनिंग टाइम पे, उस समय पे यदि वो भी पॉसिबल ना हो तो वंस इन अ वीक एटलीस्ट हमारा वो 30 मिनट का कोटा हम मेंटेन करके चलें. सो 30 मिनट विथ माई सन और विथ माई डॉटर आई विल शो अप 100%, नॉट रेस्ट ऑफ यू बट द बेस्ट ऑफ यू. सो मैं वो 30 मिनट में, जैसे मैं मेरी बात करूँ, सो हालांकि मेरे बेटे को मॉर्निंग में स्कूल के लिए उठाना, उसको नहलाना, उसको स्कूल के लिए तैयार करना एंड स्कूल बस तक छोड़ के जाना, दैट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो वो अभी 7 साल का है. एंड रात को मैं जब भी अहमदाबाद में हूँ और सेशन नहीं है, सो उस वक्त रात को कहानी कहना, मालिश करना, उसके साथ धमाल मस्ती करना, स्टोरी टेलिंग के बाद जो भी मंत्र वगैरह जो भी हम बोलते हैं वो बोलने के बाद उसको सुलाना, दैट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी. बिकॉज थ्रू आउट द डे आई एम नॉट अवेलेबल. मे बी जब मैं ट्रैवलिंग में हूँ आई एम नॉट अवेलेबल. तो वो मैं सिर्फ मनी बच्चों को नहीं देना चाहता, मैं मनी के साथ मेमोरी भी देना चाहता हूँ. रिपीट, सिर्फ बच्चों को मनी नहीं देना है, मनी के साथ मेमोरी भी देना है कि बापू अभी जिंदा है, बापू उसके साथ टाइम स्पेंड करता है, बापू उसके साथ एंजॉय करता है. एंड इसीलिए जैसे मैं घर पे जब भी एंटर होऊंगा, आदि यदि है तो इमीडिएटली मेरे पास आएगा और सीधा पेट पे मुक्का मारेगा एंड फिर हमारी कुश्ती चालू हो जाएगी. दैट इज़ दी पर्टिकुलरली थिंग कि जो मैंने मेरे बच्चे के साथ शुरू किया है. राइट, मे बी तकिया फाइटिंग हो सकता है. अभी तक बद्री और केदारनाथ जाना 7 साल की एज में उसका 4 बार कंप्लीट हो चुका है. उसको जंगल में छोड़ दो रात के 12 बजे अभी तो भी 3-4 किलोमीटर चल के आ जाएगा. सो उसका मे बी शायद उसको कंधों पे लेकर जंगल में जाना, वॉक करने से लेके अभी तक बहुत सारा कुछ हो चुका है कि जिसको वो थरली एंजॉय करता है. राइट, सो मैंने ये 7 साल के दरमियान, क्योंकि कॉन्शियस डिसीजन था मेरा और मेघा का, हमने 7 ईयर्स तक हमारे बिजनेस को 70 to 80% बंद कर दिया था. कॉन्शियस डिसीजन. एंड मैं जब ऐसा कहता हूँ लोग बोलते हैं वाह यू आर ग्रेट. नो, आई एम नॉट ग्रेट. ये काम इंडिया के अंदर 99% माताएं करती है, वो मुझसे कई गुना ग्रेट है. क्योंकि मैंने 30% 40% मेरा ऑफिस का स्टाफ, ऑफिस और घर चलाने जितना मैंने काम किया. अच्छा. राइट, उसके बाद में नहीं करना है, उसके बाद में कोई मीटिंग नहीं करनी, उसके बाद में कोई एक्स्ट्रा नहीं. तो मैं ना ही टेडेक्स पे गया हूँ, ना ही मैं कोई पॉडकास्ट पे 7 साल का हुआ बेटा तब तक गया हूँ, ना ही कंपैरेटिवली जोश टॉक से लेके कुछ भी, ना ही कोई अवार्ड लेना, ना ही किसी को मिलना. 7 साल तक कॉन्शियस वो डिसीजन था. जस्ट बिकॉज यदि माता इतना सारा काम कर सकती है तो कोई तो पिता होने चाहिए जो शुरू करे, ताकि और कोई पिता है जो कंपैरेटिवली इंस्पायर्ड हो. क्योंकि कहा गया है कि पूत सपूत तो क्या धन संचय, एंड पूत कपूत तो क्या धन संचय. क्या बात है. राइट, एंड इसलिए जैसे दिल्ली की ही तो बात है जहाँ पर 2 भाइयों के बीच में भी 4-5 हज़ार करोड़ या समथिंग की ज़्यादा की प्रॉपर्टी, पापा गए, 2 भाइयों के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ बट सुलह हुई और एक फार्म हाउस को लेकर डिस्कशन करना था. एंड मे बी कुछ 30-40 करोड़ समथिंग के फार्म हाउस की बात होगी. एंड उसको लेकर दोनों बैठे हुए थे, बातचीत में मामला गर्म हुआ और दोनों ने, एक ने दूसरे को गोली मारी और दूसरे की बॉडीगार्ड ने एक को गोली मारी. इन दोनों भाई वहाँ पर ख़त्म हो गए. यहाँ पर 5,000 करोड़ रुपए के अंदर यदि 30-40-50 करोड़ का फार्म हाउस ना छोड़ पाए, उसका मतलब क्या हुआ कि मम्मी पापा ने बच्चों को बचपन से सिर्फ और सिर्फ मनी दिए थे. संस्कार और टाइम बिताना और मेमोरी और जो भाईचारा, वो जो सारी चीज़ें हैं वो नहीं दे पाए. तो 5,000 करोड़ कमाए, उसकी जगह मैं ऐसा कहना चाहता हूँ उन्होंने भले 2,500 करोड़ कमाए होते, पर वो जो 2,500 करोड़ का जो टाइम बचा वो यदि बच्चों को दिया होता तो शायद ये दोनों भाई अब एक दूसरे को नहीं मारते. अब नाउ मैं आपको पूछना चाहता हूँ, ज़रा सोचे उनके फैमिली का क्या, या उनके बच्चे का एक दूसरे के बच्चे को मिलने का चांसेस क्या. तो अब शायद 0 हो गया. अब शायद वो भी एक दूसरे को दुश्मन के तौर पे ही देखेंगे. बट इसकी भी शुरुआत यदि हुई तो कहाँ से हुई? पेरेंटिंग. रॉन्ग पेरेंटिंग से. एंड इसीलिए मेरा ये मानना है कि हर एक पापा को कॉन्शियसली ये एफर्ट डालना है कि ये मेरा परिवार है एंड परिवार के लिए समय बिताना इज़ नॉट नॉन प्रोडक्टिव.
इज़ अ क्रिएटिव, इज़ अ हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ाने के लिए आपको फैमिली में टाइम देना ही पड़ेगा। और मैं काफ़ी सारे लोगों को भी देखता हूँ कि शादी हो गई उसके बाद भी दोस्तों के साथ गप्पे मारने के लिए पान के गल्ले पे बैठ गए, राइट? दैट इज़ नॉट द राइट वे। आपकी वाइफ भी अपनी सहेलियों के साथ रात के 2 बजे तक बाहर पब में घूमने फिरना शुरू करे तो बोलेंगे गलत है। बट आप जब 2 बजे तक पान के गल्ले पे होते हैं और वो आपका वेट करती है कि पूरे दिन मैंने उनका घर संभाला, अब वो तो मुझे आधा घंटा तो संभाला ही। एंड जब हम उसको इनजस्टिस करते हैं तो फिर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आने शुरू करते हैं। फिर हैबिट को कैसे चेंज किया जाए? मान लो जिसकी हैबिट है, अब उसको प्लेजर मिल रहा है किसी से बात करना, राइट। लड़ाई कभी कभी विचारों की हो जाती है। जैसे मान लीजिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है बात करना, जिस दिन नहीं बात करता हूँ उस दिन ऐसा लगता है कि यार कुछ मिस हो रहा है, राइट? वही एक तरफ अपने रिलेशनशिप में जब आप रह रहे हो तो ऐसा लग रहा है एक टास्क कंप्लीट कर रहे हो। तो टास्क से कैसे बाहर निकले, कुछ इनपुट्स आप दें जो डेली रूटीन में हम धीरे धीरे करना शुरू करें, जितने भी मेल पर्सनालिटी हैं, राइट। जिससे कि वो रिलेशनशिप को टास्क न समझे कि चलो यार आधा घंटा कह रही है दे देता हूँ, ठीक है। और उस चक्कर में क्या होता है कि वो अगर अपने दोस्तों के साथ प्लान बनाएंगे तो उधर बुरा लगेगा कि तुम दोस्तों के साथ घूमते हो, राइट। उनके साथ जाओ तो वहाँ पे अपने टास्क होंगे, अपने मुद्दे होंगे। फिर दिमाग ही सोचता है यार वहाँ जब जाओ नए मुद्दे होते हैं, यहाँ दोस्ती है तो प्लेजर है, और यहाँ पे इंसान सर बहुत कंफ्यूज है। तो पॉडकास्ट में चाहता हूँ कुछ सॉल्यूशन भी आप दें, राइट। और कुछ रूटीन भी बताएं कि जो प्यार ख़त्म हो गए हैं, जैसे मान लीजिए जिनकी शादियों को 10 साल हो गए हों या 12 साल, भले से वो लव मैरिज हो बट अभी वो प्यार नहीं कर रहे हैं, राइट? वो प्यार करना कैसे शुरू करें, उस इमोशन को कैसे एक्टिवेट करें। मैंने 4-5 सवाल एक में ही पूछ लिए हैं, राइट। तो मैं चाहूँगा इस पे आप सॉल्यूशन के साथ जवाब दें। परफेक्टली फाइन। सो वेरी फर्स्ट थिंग कि हम जब भी घर पे जाते हैं उसके बाद में एटलीस्ट मैं हर बार कहता हूँ एंड दैट इज़ डिवाइस फ्री डिनर की शुरुआत करें। ओके, ठीक है। सो जब भी हम दोस्तों के बीच में होते हैं तो गप्पे मारना कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती, बट रिश्तों में जब हम वाइफ के साथ या कहीं पर भी बात करते हैं कोई ना कोई एक्सपेक्टेशन के साथ हम बैठते हैं कि ये ऐसी बात करती है या वो वैसी बात करती है। तो हमने ब्रेन को पहले से वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए हुक करके रखा है। सो वेरी फर्स्ट थिंग हम क्या करेंगे, डिवाइस फ्री डिनर करेंगे। डिनर के वक्त हम फैमिली को ज़्यादा प्रायोरिटी दें, फर्स्ट। नाउ नंबर 2, यदि एज अ हस्बैंड एंड एज अ वाइफ इधर मॉर्निंग वॉक या पोस्ट डिनर वॉक के लिए हम यदि प्रायोरिटी सेट करें, सो वॉक इज़ द बेस्ट थिंग आफ्टर डिनर, पोस्ट डिनर यदि हस्बैंड एंड वाइफ। तो क्या होता है कि जो मैंने आपको बताया कि जो हम लव सेंचुरी बनाएंगे टू द बेडरूम, बट वहाँ पर बात नहीं करनी, तो कहीं पर तो हम तो कोप भवन दूसरा बना नहीं पाएंगे राजाओं की तरह। तो हमें क्या करना चाहिए, गार्डन में या घर के आसपास में थोड़ा वॉक करने के लिए दोनों को निकल जाना चाहिए। एंड बातें क्या करने, तो मैं कहना चाहता हूँ हमें बातें करनी नहीं है, वाइफ को खाली सुनना है। अच्छा, वाइफ को खाली नॉन जजमेंटल होकर सुनना है। द रीज़न बिहाइंड इट इज़ सेड कि मेल को पूरे दिन में 27,000 शब्द बोलने होते हैं, ओके, एंड फीमेल को दिन में 30,000 शब्द बोलने होते हैं। तो उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है जितना ज़्यादा हमें लगता है। बट प्रॉब्लम क्या होता है कि मेल ने पूरे दिन में 27,000 शब्द कंप्लीट करके घर पे एंटर होता है एंड तब वाइफ पहले से शुरू करती है, एंड इसीलिए फिर हस्बैंड वो भागता फिरता है। एंड इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, तो जैसे हम आपस में बातचीत कर पाए, हम ऑफिस के लिए निकल पाए, उसके लिए वाइफ का टिफ़िन बनाना, या हम ऑफिस पे अच्छे से काम कर पाए, उसके लिए बच्चों को संभालना, स्कूल से लाना, होमवर्क करना, वो सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने निभाया, ताकि हम वो 27,000 शब्द हमारे क्लाइंट के साथ, हमारे दोस्तों के बीच में हम पूरे कर पाए, एंड उसमें से धंधा कर पाए, बिजनेस कर पाए, जॉब कर पाए। नाउ एज अ हस्बैंड माई ड्यूटी शुड बी कि उसके दिमाग के अंदर काफ़ी सारी भड़ास है, और हस्बैंड के लिए हस्बैंड का ब्रेन माने मेल ब्रेन एंड फीमेल ब्रेन, हस्बैंड का या मेल का ब्रेन कैसे काम करता है, वो बोलता है कब काम करता है मालूम है, वो सॉल्यूशन ओरिएंटेड टॉक करता है। सो जब भी हम बात करेंगे, कोई भी दो मेल बात करेंगे, दे वांट सॉल्यूशन फॉर समथिंग और अदर थिंग, एंड फीमेल ब्रेन है वो बात करता है जस्ट फॉर शेयरिंग, नॉट फॉर द सॉल्यूशन। आई रिपीट, जस्ट फॉर द शेयरिंग, not for the solution. So for an example, गए
वाइफ ने कुछ बोलना शुरू किया ना, बेचारा भोला भला हस्बैंड, उसको लगता है इसको सॉल्यूशन चाहिए उसको उस समय पे काउंसलर नहीं चाहिए, उसको हस्बैंड चाहिए। काउंसलर बन जाते हैं लोग। काउंसलर बन जाता है, फिर गए काम से, राइट। सो हम जिस उस समय पे क्या करें, हमें उतना ध्यान रखना है कि उसने हमें हेल्प की है, हम उसकी हेल्प करेंगे 30,000 शब्दों को पूरा करने में। तो जो भी कहे जस्ट सुनते रहना है 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा। एंड जब आप उसकी बातों को सुनेंगे, वो जस्ट शेयर करना चाहती है, एंड नंबर 2 वो ट्रस्ट करती है आपको, एंड इसीलिए आपके साथ शेयर करना चाहती है। वो आई है आपके घर पे, तो एज अ मर्द के तौर पे आपकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसकी कोई वो रिक्वायरमेंट है वो पूरी करे, ताकि बाकी के आपके घर की सारी रिक्वायरमेंट वो पूरी कर रही है। तो वो यदि आधा घंटा, पौना घंटा या तो आप झूले पे बैठ जाए या तो वॉक पे निकल जाए, एंड आधा घंटा पूरे एकदम शांति से जैसे पॉडकास्ट कर रहे हैं, एंड सामने वाला बोल रहा है, अब पत्नी के साथ पॉडकास्ट करे, बट पारिवारिक पॉडकास्ट हो, दोनों की बातचीत हो, कैमरा एंड माइक ना हो, वैसे करते हुए यदि आपने आधा घंटा वाइफ को सुन लिया, गारंटी के साथ कहना चाहता हूँ, मैं कई बार लेक्चर में भी कहा हूँ, इनफैक्ट जो भी सेशन आपने भी देखा हुआ था उसमें भी ये बात है कि आप ऑफिस से घर पे आओ एंड वाइफ बोलना शुरू करती है, कंप्लेन करना शुरू करती है, आप जस्ट उसका हाथ पकड़ो एंड बोलो, डार्लिंग यू आर माई वाइफ, तू मेरे भरोसे पे घर पे आई है, आप बैठ सोफे पे बैठ। वो सोफे पे बैठे, आप उसके सामने बैठो, फ़ोन को साइलेंट कर दो एंड बोलो, बोल पगली, तुझे जो भी प्रॉब्लम है वो मुझसे बोल। एंड वाइफ अपनी जगह पर खड़ी हो जाएगी और बोलेगी, बस यही एक तो प्रॉब्लम था कि आप मुझे ध्यान नहीं देते थे। लेकिन सडन करना कोई शुरू करेगा, हाँ, तो उसको लगेगा कोई काम है। यस, इसको भी जब क्योंकि मोनोटोनस हो चुका है, हाँ। हमें एज ए ड्यूटी के तौर पे लेना पड़ेगा। जैसे हम ऑफिस पे आने को 9 बजे पंचिंग करना है, उसको ड्यूटी के तौर पे लेते हैं, तो हम ड्यूटी के तौर पे शुरू करेंगे, डिसिप्लिन लाएंगे, उसके बाद में वो हमारी हैबिट बनेगा, एंड जब हैबिट बनेगा तभी हैप्पीनेस आएगा। सो हम टाइम से उठना, जिम जाना, ये करना, वो करना, सबकी हैबिट बनाते हैं, तभी हमें रिजल्ट मिलता है। सो सेम वे ये लव के लिए, रिलेशनशिप को बचाने के लिए, फैमिली को बचाने के लिए, यदि हम ये 3-4 हैबिट को डेवलप करने पे ध्यान देंगे, होमवर्क मान के करेंगे, तो भी चलेगा, बट ज़रूरी है। ग्रेट सर। मैरिड लाइफ जिनकी अच्छी है, जिनकी अच्छी नहीं है, क्या चेंजेस देखने को मिलता है सोसाइटी में उनके? क्या वो लॉस कर देते हैं? और जिनकी अच्छी है, क्या वो पा जाते हैं जो उनके पास नहीं है? सो आई थिंक जो सबसे क्लोजेस्ट रिलेशनशिप हो सकता है, दैट इज़ द हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप, राइट, जो सबसे बेस्ट पॉसिबल रिलेशनशिप हो सकता है। एंड वन ऑफ द कपल जो पर्टिकुलरली बड़ौदा में, इनफैक्ट MP भी रह चुके हैं 3 बार, जया आंटी एंड उनके हस्बैंड, वो लाइक TV शोज़ में बहुत अच्छा गाते भी हैं, उनको लाइक लता मंगेशकर के लेवल का वो गाते हैं, वो बहुत ही अच्छे से लेवल पे MP रह चुके हैं, सोशल सर्विसेज, बाकी सारी चीज़ों में कंपैरेटिवली ज़बरदस्त, एंड हर जगह पर, माने इनफैक्ट अडवाणी जी ने उनको प्रमोट किया हुआ था कि ये मुझे जया चाहिए ही चाहिए, उस तरीके से, माने वो लेवल का व्यक्तित्व है एज ए फीमेल के तौर पे, उतने पावरफुल प्लस उतने ही स्पिरिचुअल, उतने ही सोशल एंड उतने ही एक्टिविस्ट, वो सारा कॉम्बिनेशन यदि देखें तो मुझे लगता है जो सबसे बेस्ट कपल जो मैंने देखा होगा, और उन्होंने ही हैप्पी मैरिड लाइफ का सेशन ऑर्गेनाइज किया हुआ था, फिर सारी बातचीत चली थी, एंड तब उन्होंने बड़ी प्यारी सी बात कही थी कि आज तक मैंने कभी भी मेरे हस्बैंड के सामने ऊंची आवाज़ में बात नहीं करी, एंड ना ही उन्होंने मुझसे ऊंची आवाज़ में बात करी है। हम दोनों एक दूसरे को प्यार करें ना करें, पर एक दूसरे को रिस्पेक्ट सबसे ज़्यादा करते हैं, एंड इसीलिए रिलेशनशिप के अंदर 5 साल, 6 साल, 7 साल लव डेफिनेटली होता है, फिजिकल अट्रैक्शन, लव, ऑक्सीटोसिन होलसेल मात्रा में होता है, बट 10 साल के बाद लव से ज़्यादा यदि कोई चीज़ वस्तु की ज़रूरत है तो वो रिस्पेक्ट की होती है। सो यदि मुझे कई बार हस्बैंड कहते हैं कि मैं वाइफ को प्यार नहीं कर सकता, हमारे बीच में इतने झगड़े हो चुके हैं, फलाना हो चुका है, ढिमका हो चुका है, मैं कोई बात नहीं, प्यार मत करो, रिस्पेक्ट तो कर सकते हो,
कि उन्होंने आपके बच्चे को पैदा किया है, आपके बच्चे को बड़ा किया है, आपके घर को संभाला है, आपको मैनेज इतने साल तक आपको खिलाया पिलाया है, भैंस जैसे मोटे हो चुके हो, अब डाइटिंग की ज़रूरत है। तो नाउ डोंट यू फील कि एटलीस्ट वो उतना तो रिस्पेक्ट डिजर्व करती है कि जब आप उनके साथ 1 घंटा 2 घंटा होते हो, आप रिस्पेक्टफुली उनसे बात करो, प्यार मत करो, चलेगा। एंड वो सभी लोगों ने इसको होमवर्क के तौर पे किया। एंड देन आफ्टर वो महीने के बाद मुझे मिलते हैं एंड बोलते हैं कि शायद इतना लव तो शादी के वक्त भी शायद नहीं था जो ये 1 महीने में डेवलप हुआ है। सो शायद प्यार ना हो, वी कैन स्टार्ट विद द रिस्पेक्ट। मैंने भी नोट कर लिया सर, बहुत कुछ शुरू करने वाला हूँ। ग्रेट। पॉडकास्ट तो मुझे ये लगता है कि भाभी जी हालांकि यहाँ पर नहीं है, बट भाभी जी विजुअली आप सामने रखते हुए काफ़ी सारे प्रश्न पूछ रहे हैं। एक्चुअली रीज़न ये है सर, मैं क्रिएटिव हूँ तो केयरलेस बहुत हूँ, बहुत केयरलेस। वो होगा, राइट। और मुझे अपनी गलतियाँ बिल्कुल क्लियर है कि यहाँ मैं गलत हूँ। अब ये है कि आपके थॉट जब वैलिडेट नहीं होते, बिकॉज आप बिल्कुल आपने सही कहा बिहाइंड द सीन कि मैं घर में क्यों चंदन मिश्रा बन के जाता हूँ। और हम घर में भी वही डिस्कशन करते हैं। तो सालियाँ कहती हैं जीजू ये कंपनी ने स्मार्ट इन्फ्यूजन नहीं प्लीज़, ये बेंचमार्क नहीं, ये पॉडकास्ट नहीं है, ठीक है। अच्छा मेरा काम क्या है, कोई पॉडकास्ट होगा तो अपना ही होगा, टीवी चला दूंगा। अब वो कहती जीजू ये सब नहीं। मैं बोलता हूँ क्यों नहीं, नॉलेज की बात है, सीखो। अच्छा अब उनको ना कंपनी से भी, तो अब मैं ये करने वाला हूँ कि मतलब जूते के साथ सब कुछ बाहर निकाल के एक्सीलेंट। आई थिंक मुझे लगता है जितने भी हस्बैंड ये देख रहे हैं, जितने भी फादर ये देख रहे हैं, यदि वो ये डिसीजन ले लें तो मैं कहना चाहूँगा जो भी फोर्सफुली, जैसे आपने कहा कि वो आप पॉडकास्ट वगैरह सारी चीज़ें करेंगे, एक्चुअली फैमिली इसके अगेंस्ट में हो जाएगा। ज़्यादातर मैंने तो बड़े बड़े स्पिरिचुअल गुरुज भी हमारे पास आते हैं। अच्छा। एंड फैमिली हो या बाहर के सभी लोग उनकी बातें फॉलो कर रहे हैं लाखों की संख्या में, बट घर के अंदर ही उनकी बातों को फॉलो नहीं किया जा रहा है। द रीज़न इज़ वो जो स्पिरिचुअलिटी है उसको घर पे लेकर आया है। उसका बेस्ट एग्जांपल और कोई यदि देऊँ तो महात्मा गांधी। पूरे दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं होगा जहाँ पर उनका पुतला या उनके नाम का रोड या उनके नाम का कुछ न कुछ ना हो, राइट। कुछ न कुछ हर वर्ल्ड के कोई कोने में होगा, बट उनका सबसे लास्ट में जो प्रॉब्लम था, मैं मेरे बेटे को नहीं समझा सकता। एंड उनके बेटे हरिदास गांधी, उन्होंने जो जो चीज़ के लिए मना किया वो सारी चीज़ें उन्होंने करी। एंड आई वुड रेकमेंड गो टू द मूवी गांधी माय फादर। ओके, राइट। एंड दैट इज़ दी बच्चे का पर्सपेक्टिव्स टुवर्ड्स हिज फादर, कि वो बच्चा महात्मा गांधी को कैसे देखता है एज अ चाइल्ड। साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बच्चा, दुनिया जो देखती है वो उनको पता है, बट वो बच्चा अपने पापा को कैसे देखता है। एंड वहाँ पर वो बच्चा हमेशा वो फील करता है कि जहाँ पर मुझे पापा का अटेंशन मिलना चाहिए, जहाँ पर मुझे पापा का वैलिडेशन मिलना चाहिए, वो समहाउ नहीं मिल रहा है, क्योंकि वहाँ पर भी वो महात्मा गांधी बन रहे हैं, वहाँ पर वो पापा नहीं बन रहे। एंड बिकॉज ऑफ दैट इतनी महान व्यक्ति यदि 15 मिनट के लिए वो बच्चे के साथ बच्चे बन जाते हैं, तो शायद उनकी जनरेशन आफ्टर जनरेशन आज उतनी रिस्पेक्टफुल होती। आज शायद जनरेशन के बाद अभी क्या है उनके फैमिलीज़ के अंदर, तो शायद मुझे और आपको शायद सोचना पड़ेगा, गूगल करना पड़ेगा। ज़्यादातर लोगों ने गूगल भी नहीं किया होगा, क्योंकि नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन के साथ क्या आप मान सकते हैं कि जो रिलेशन था महात्मा जी गांधी के साथ उनके बच्चे का, उसी का नए वर्जन का रिफ्लेक्शन की एक मूवी है जो हमने अभी देखी है, एनिमल। डेफिनेटली यस। सो हर बच्चा एक्चुअली चाहता क्या है, हर बच्चा अपने मम्मी पापा को खुश होना चाहता है। एंड नंबर 2, उसकी बजाय वो खुद हो वो देखना चाहता है। आई रिपीट, साइकोलॉजिकली हर बच्चा ये देखना चाहता है मेरे मम्मी पापा खुश हो। एंड नंबर 2, उसकी वजह कौन हो, मैं खुद हूँ। एंड जब वो बच्चा मम्मी पापा को लड़ाई झगड़ा करते हुए, तू मैं करते हुए, आर्गुमेंट करते हुए देखता है, वो बच्चा ऐसा फील करता है कि उसका रीज़न मैं ही हूँ। एंड इसीलिए बच्चे का कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन एंड कॉन्सेंट्रेशन स्टडी में कम हो जाता है। इंस्टेड ये बच्चा में भी साइकिल चलाए, कुछ भी करे, एंड उसके बाद में मम्मी पापा को दिखाए, मम्मी पापा खाली उसको देखें एंड उससे खुश होना शुरू हो जाए, स्माइल करना शुरू कर दें,
तो बच्चों का परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, बच्चे अपने आप पढ़ना शुरू कर देंगे, अपने आप सारा काम कर लेंगे। रिलेशन के किस पड़ाव पे ये पता हो जाना चाहिए कि उनको किसी कंसल्टेंट की ज़रूरत है, और कब आपको लगता है कि तुरंत किसी कंसल्टेंट से बात करनी चाहिए? सो वेरी फर्स्ट थिंग कि रिलेशनशिप को रिपेयर करने से ज़्यादा मैं कहूँगा प्रिपेयर करते वक्त ही हमें कंसल्टेंट की ज़रूरत होती है। ओके, जैसे प्री वेडिंग शूट होता है। यस, तो मैं कहता हूँ जो लोग प्री वेडिंग शूट के लिए कई लाखों रुपए का खर्च कर देते हैं, उसके लिए अलग अलग डेस्टिनेशन पे जाते फलाना करके, और वो वीडियो जब भी लाइक शादी है या जब भी रिसेप्शन है उस समय पे लोगों ने देखा, उसके बाद में कोई दुनिया देखती नहीं है। एंड वो लड़का लड़की भी 2-3 साल में एक आध बार यदि देखा तो देखा, अदरवाइज उसके बाद में नहीं देखते, उसके लिए लाखों रुपए डालते। मैं कहता हूँ उसका 10% नहीं 1% भी वो लड़के एंड लड़की को काउंसलिंग के लिए यदि बिठा दिया जाए, एंड दोनों का रोल क्या होगा यदि उसको समझाने के लिए बिता दिया जाए, तो मुझे लगता है हम ज़्यादा शादी के लिए जितनी प्रिपरेशन करते हैं, शादी की बाद की लाइफ के लिए उनको प्रिपेयर करने पे उतना फोकस करना चाहिए। उतनी गलतियां नहीं होंगी। नहीं होगी, नहीं होगी, क्योंकि पहले गलतियां होंगी तो बिलीफ पैटर्न बन जाएगा, उसको सही करना टफ है। Yes. कि हम अर्ली ही बता दें कि ये करना है, डूज एंड डोंट लाइफ में। यस यस यस। क्या प्री कंसल्टिंग अगर वो कर रहे हैं तो अच्छे फादर और मदर भी बन सकते हैं? अगेन दोनों रोल अलग हैं। ओके माने एक अच्छा अकाउंटेंट हो, वो एक अच्छा सेल्स पर्सन हो, वैसे ज़रूरी नहीं है। ओके राइट, सेम में हस्बैंड का जो रोल है वो अलग है, बट माता पिता बनने के बाद जब बच्चा आता है तो दोनों की प्रायोरिटीज चेंज हो जाती है। अब नाउ अभी तक वो 5th स्टैंडर्ड में थे, अब 6th स्टैंडर्ड में क्या सेम क्वेश्चन पेपर आएगा? आंसर इज एब्सोल्युटली नो। नहीं आएगा सर। तो नाउ अब 6th स्टैंडर्ड के लिए क्या हमें एक्स्ट्रा ट्यूशन की ज़रूरत पड़ेगी, एक्स्ट्रा कोचिंग की ज़रूरत पड़ेगी? आंसर इज़ डेफिनेटली यस। सो बच्चा जब छोटा है उस समय पे अलग ब्रेन की रिक्वायरमेंट है, अलग बॉडी की रिक्वायरमेंट है। बच्चा टीन एज में पहुंचता है, उसकी टोटल पर्सनालिटी इज़ डिफरेंट, तो उस समय के उसके क्वेश्चंस, उसके डाउट, उसको नर्चरिंग करना इज़ टोटली डिफरेंट। एंड वही बच्चा जब कॉलेज में चला जाएगा उसके बाद में पेरेंटिंग इज़ टोटली डिफरेंट। मैं कहता हूँ स्विमिंग की जैसी छोटी एक्टिविटी के लिए भी तो महीने का कोचिंग लगता है, साइकिल के लिए भी तो मम्मी पापा बच्चे को 10-15 दिन सिखाते हैं, स्कूटी या कार के लिए भी यदि महीना हम देते हैं, तो डोंट यू फील पेरेंटिंग सीखने के लिए एटलीस्ट महीना तो निकालना चाहिए? मैं बोलूँ महीना नहीं तो एटलीस्ट रोज़ का आधा घंटा पौना घंटा तो निकालना चाहिए। और जब ये फंसते हैं ना सर, तो किससे बात करेंगे? मामा से, फूफा से, चाचा से, पड़ोसी से? जो खुद परेशान है पर्सन, वो कैसे कोच करेगा, गाइड करेगा? 100%। इसलिए कहना चाहता हूँ यदि आपका प्रॉब्लम हो रिलेशनशिप में, तो जिसका प्रॉब्लम है उसके साथ कभी बात मत करो। अच्छा। बट जो हैप्पीली जी रहे हैं, राइट, जो एज अ हस्बैंड एज अ वाइफ या उनके बच्चों के साथ अच्छा रैपो बनाए हुए हैं, वैसे दोस्तों से बात करनी चाहिए। अदरवाइज वो व्यक्ति दुखी है, वो अपना फ्रस्ट्रेशन आप पे निकाल के वो तो डाइवोर्स ले न ले, आपको जरूर से करवा देगा। नहीं तो हैप्पी वाले जो है ना, लोग उनके घर में घुसना शुरू करेंगे और तब तक घुसेंगे कि वो एक पॉइंट, ओ अच्छा ये भी अनहैप्पी है, उनको वो सुकून ज़्यादा मिलता है। 100%। पर अगेन मैं कहना चाहता हूँ जब भी एक व्यक्ति दुखी है, हाँ, माने जब अर्थक्वेक वगैरह आया था तो खुद का घर गिर गया, उसका दुख था, बट जब बाहर आके देखा कि सबका गिर गया तो बोले अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। सो दैट इज़ द ह्यूमन टेंडेंसी, ह्यूमन साइकोलॉजी। सो मुझे कई बार लोग कहते थे, क्योंकि मैंने 20 साल पहले पेरेंटिंग एंड हैप्पी मैरिड लाइफ सिखाना शुरू किया था, तो उस समय पे लोग बोलते थे कि आप ऐसा कैसे सिखाते हो, अभी तो आपकी शादी नहीं हुई, अभी आपके बच्चे नहीं हैं। तो बोले जब आपकी शादी होगी ना फिर बदल जाएगा। माने लोग फिर भी अभी ये मैं इनिशिएटिव ले रहा हूँ, तो फिर भी लोगों की अपेक्षा इज व्हाट, शादी के बाद बोले ये हैप्पी मैरिड लाइफ में से हैप्पी निकाल देगा, मैरिड लाइफ का वर्कशॉप चलाएगा, राइट। बाद में बोले कि चलो मैरिड लाइफ है ठीक है, अभी बच्चा आने दो फिर देखता हूँ, फिर बच्चा आ गया, फिर भी वही प्रोग्राम चल रहा है, फिर भी वही चीज़ चल रही है। तो बोले अभी बच्चा टीन एज में आ गया ना फिर देखते। मैंने बोला आप तब तक देखते रहे, देखने से ज़्यादा सीखने पे ध्यान दें, राइट। तो मुझे कोई पूछे पेरेंटिंग के नंबर 1 कोच हो, 20 साल से काम कर रहे हो, मैं बोलता हूँ नो, मैं नंबर 1 कोच नहीं हूँ, मैं पेरेंटिंग का नंबर 1 स्टूडेंट हूँ। क्या बात है, बहुत शानदार। राइट, जो लास्ट तकरीबन 20-22 साल से सीख रहा हूँ एंड अभी तक 30-40% पे पहुँचा हूँ, एंड 92 की एज तक यही काम करने वाला हूँ, ऐसे ही काम करने वाला हूँ।
एडवोकेट होते आप तो क्या लगता है सारे केस आप जीत जाते अगर फीमेल का केस आपके पास होता आर्गुमेंट में? समहाउ मैंने जो मेरी पर्सनालिटी को ऑब्जर्व किया हुआ है, हालांकि मुझे ये इच्छा थी, टीचर बनने की मेरी इच्छा थी, रिपोर्टर बनना वाज द फर्स्ट थिंग, सेकंड वाज द टीचर एंड थर्ड वाज मोटिवेशनल स्पीकर, राइट? सो ये तीनों काम थे जहाँ पर बोलना था और लोगों की हेल्प करनी थी। एंड यदि इसमें कुछ नहीं होता तो लॉ के बारे में भी थोड़ा बहुत सोचा हुआ था। बट समहाउ मैंने जो पाया हुआ है कि जो चीज़ चल रही है या जो चीज़ वस्तु को फिक्स करके दे दिया गया है, समहाउ मैं वहाँ पर फिट नहीं बैठ पाता। सो मे बी एसएस की टेक्स्ट बुक है और मुझे बोला जाए कि आपको यही पढ़ाओ, तो मेरे से नहीं हो पाता। सो मे बी शायद मैं जब भी ट्यूशन के लिए भी मैं गया, वहाँ पर बच्चों को पढ़ाया, तो बच्चों को मज़ा आता है, क्योंकि मुझे टेक्स्ट बुक नहीं चाहिए, मुझे हाथ में नोट्स नहीं चाहिए। मैं बच्चों को वैसे पढ़ाऊँ कि बच्चों को लिखने की ज़रूरत ना पड़े और वो सीधा एग्ज़ाम में लिखे, उसके मार्क्स पूरे आए। बट वहाँ पर शर्त क्या हो जाती है, बच्चों को पसंद आता है बट मालिक को पसंद नहीं आता, तो मुझे जॉब से निकाल दिया जाता था। दूसरी जगह पर ट्राई किया, फिर लगा कि ये तो बड़ा प्रॉब्लम है, उनका जो ढांचा है उसी हिसाब से होता है। तो फिर मैंने डिसाइड किया मैं खुद की बुक लिखूंगा, खुद का सिलेबस तैयार करूंगा एंड खुद की यूनिवर्सिटी या कॉलेज तैयार करूंगा। एंड फिर मैं पर्टिकुलरली ये फील्ड के अंदर आया। सो लॉ वगैरह जो भी चीज़ है, यदि मैं कायदे के दायरे में रहकर यदि उस हिसाब से बात करूं तो समहाउ मैं वो बंदा नहीं हूँ। तो मैं लॉ वाला बंदा नहीं हूँ, मैं थोड़ा लव वाला बंदा हूँ। हाँ, लव में जीत जाएंगे। लव में जीना है। पॉडकास्ट का आखिरी सवाल सर, क्योंकि समय बहुत ऐसा लग रहा है कि अभी 1-2 घंटा और आपसे बातचीत करें। जिनकी शादियां अभी होने वाली हैं, जैसे मान लो धनंजय है, किसी रिश्ते में है, क्योंकि मैं इसलिए धनंजय को लेता हूँ, अभी ये बाबू सोना वाले फेज में है। अरे वाह। सब होंगे, सबके Right. पास हो सकता है 2-2 बाबू हो। Right, आजकल तो क्लियर भी नहीं ना, किसी पास 3 है, 4 है, 5 है, 1 है। right. इनको क्या नहीं करना चाहिए? क्योंकि मैंने देखा है कुछ हमारे ऐसे फ्रेंड थे जो शादी के 1 साल पहले अपने वाइफ से बात करना शुरू किए, जिनसे होने वाली थी। उन्होंने घर की, परिवार की, दोस्तों की कुछ ऐसी ऐसी बातें बता दी कि वो आने के बाद उनका लाइफ जो हेल है कि वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे। राइट। तो आजकल के यूथ को अपने बाबू सोना से डूज एंड डोंट क्या होना चाहिए उन, एक्सीलेंट, सो दैट कि आगे कोई दिक्कत ना हो। सो वेरी फर्स्ट थिंग, रिलेशनशिप में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। ओके। वेरी फर्स्ट थिंग, बट नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। ट्रांसपेरेंसी डजंट मीन कि मैं सामने वाले व्यक्ति को इमोशनल डस्टबिन के तौर पे यूज़ करूं एंड मेरी जो भी भड़ास है, पापा से ना ये फलाने दोस्त से ना वो दोस्त से, वो सारी उनके अंदर उड़ेल दो। शी और ही इज़ नॉट इमोशनल डस्टबिन, वो मेरा लव पार्टनर है, तो मैं उसको उसके तरीके से ट्रीट करो। सो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए बट इमोशनल डस्टबिन की तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए। नंबर 2 एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, उसकी कंप्लेन और किसी को नहीं करेंगे और किसी की कंप्लेन उसको नहीं करेंगे। बहुत बड़ी बात है ये, राइट। सो मैं मेरे पार्टनर की कोई भी प्राइवेट मोमेंट्स हो सकते हैं, प्राइवेट बातें हो सकती है, ना ही वो और किसी के साथ शेयर करनी है और ना ही और किसी की कोई भी कंप्लेन या कोई भी बात है वो मैं उनके साथ शेयर करूँगा। एंड देन आफ्टर, मुझे ये लगता है कि कंपैरेटिवली हम रिलेशनशिप के अंदर फिजिकली इन्वॉल्व आजकल कंपैरेटिवली नई जनरेशन है वो थोड़ा जल्दी हो जाते हैं। बट मेरा ये मानना है कि जिनके साथ हम कंपैरेटिवली पूरा जीवन जीना चाहते हैं, जिनके साथ हमारा कमिटमेंट लेवल है, उनका कमिटमेंट लेवल जो भी हो, जब तक वो ना बने तब तक हम फिजिकली या इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच ना हो। राइट। यदि वो हो जाते हैं एंड उसके बाद में यदि सेपरेशन आता है सम और दी अदर रीज़न, तो कंपैरेटिवली वो हमारी सोल के लिए, हमारी बॉडी के लिए, हमारी एनर्जी के लिए वो कंपैरेटिवली उतना अच्छी बात नहीं है। तो ये 3 चीज़ों पे फोकस करें तो मुझे लगता है ज़्यादा अच्छा रहेगा। और कुछ जो मैरिड कपल हैं उनके भी कुछ बाबू सोना हो जाते हैं शादी के बाद भी। अब आजकल बहुत सारे केसेस हुए हैं, बहुत सारे हो रहे हैं। क्या ऐसा रीज़न होता है सर? सो क्या होता है कि जैसे हस्बैंड है, वो घर से बाहर निकला एंड नाउ वो क्लाइंट को मिल रहा है, लोगों को मिल रहा है, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अटेंड कर रहा है, धीरे धीरे अपना वो जो स्टेटस है मेंटली, इमोशनली, वो अपग्रेड कर रहा है। एंड वाइफ का जो मेंटल स्टेटस है उसको अपग्रेड करने पे उसने फोकस ही नहीं किया। राइट। एंड नाउ वो घर पे आके खाली एडवाइस वाला टोन चल रहा है, लव वाला टोन नहीं है कि मैं उसको आगे लाऊं। माने एक कदम आगे है,
अब मेरा घर पे जाके फोकस क्या होना चाहिए, ये कदम पीछे चले जाना चाहिए एंड वाइफ का कदम आना चाहिए। तो मैं वाइफ को प्यार दूँ, लव दूँ, केयर दूँ एंड उसको मैं मेंटली सोशली अपग्रेड करने पे फोकस करूँ। एंड यदि वो दोनों अपग्रेड होंगे सोशली, इमोशनली, राइट, बिहेवियर वाइज, तो ये व्यक्ति का अफेयर कहीं पर और जाने के चांसेस नहीं है। क्योंकि थॉट प्रोसेस जब मिलनी बंद हो जाती है, बातचीत करना बंद हो जाता है, उसके बाद में ये सारी फिजिकल नीड्स और बाकी की सारी चीज़ें बाद में आती हैं। बट मोर देन फिजिकल नीड, व्यक्ति अपनी इमोशनल नीड पूरी करने के लिए ये चीज़ करता है। हाँ, एक कि कोई बात सुनने वाला हो, कोई प्यार से बात करने वाला हो, क्योंकि वाला प्यार की कमी हो जाती है। बड़ा सब्जेक्टिव मैटर है। आपको कब लगा कि आप जो ज्ञान, आप एक सफल पेरेंटिंग कोच है, आप हैप्पी मैरिड लाइफ में बात करते हैं, किस मोमेंट को आपने विन किया पर्सनल लाइफ में और आपको लगा हाँ, जो मैंने सीखा है ये आज उसका रिजल्ट मिला है, और अगर मैं ये सब नहीं जानता तो शायद मेरी लाइफ बहुत हेल होती। ऐसे ढेर सारे मूवमेंट्स हैं, बट जैसे मैंने आपको बताया, एज अ हस्बैंड वाइफ की यदि बात करूं तो मेघा जो मेरा पूरा बिजनेस हैंडल करते हैं, मुझे हैंडल करते हैं एंड मेरे घर को हैंडल करते हैं, राइट। सो उनका मुझे पूरा साथ एंड सहकार मिला हुआ है। सो मैं कहना चाहूँगा कि जैसे ये बिज़नेस है तो कंपैरेटिवली इतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है, क्योंकि कंपैरेटिवली इसकी अवेयरनेस नहीं है। सो आज से पहले 4 बार ऐसा हो चुका है कि हम कंपैरेटिवली 0-0 हो गए हो, माने बैंक बैलेंस, क्रेडिट कार्ड, लोन जितनी भी पॉसिबल हो वो सारा चीज़ मिला के भी हम स्टाफ को सैलरी दे पाए वैसा ना रहा हो, एंड माने कल के लिए भी प्रॉब्लम हो। एंड तब मैंने उनको कहा है कि चलो हम और कुछ ट्राई करते हैं, या मे बी चलो हम दोनों जॉब कर लेते हैं, या और कोई जो बड़े ट्रेनर हो जो पर्टिकुलरली हमें डराते हो कि आप ये नहीं करोगे तो हम आपके कंपटीशन में आ जाएंगे और हम ये वाला ट्रेनिंग प्रोग्राम, आपका पेड प्रोग्राम अटेंड करके लोगों को वही चीज़ फ्री में डाल देंगे, तो फिर आप क्या करोगे, या फिर आप आपकी जो बुक है वो हमें दे दो, या आपके ये जो नॉलेज है वो हमें दे दो, वगैरह वगैरह। तो चलो हम वहाँ पर ज्वाइंट हो जाते, तो 2-3 लाख रुपए का तो सैलरी मिल जाएगा, तो काम हो जाएगा। एंड तब मेघा ने बड़ी प्यारी सी बात कही हुई है कि पर्टिकुलरली आप रहने दो, इनकेस जॉब की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं करूँगी, एंड आप यही काम करो। एंड ऐसे 1 बार नहीं, 2 बार, 3 बार, 4 बार हुआ है, एंड चारों की 4 बार मेघा, मैं कहना चाहूँगा वो ढाल बनकर मेरे सामने खड़ी रही है कि नहीं आपको यही काम करना है, एंड इसके लिए जो कुछ भी करना पड़े वो हम करेंगे। एंड ज्योतिष वगैरह ने भी कहा था कि आप 21 साल माने 40 साल तक ये काम करोगे, बट उसके बाद में ये काम नहीं करोगे 40 साल के बाद, और कोई बिजनेस वगैरह, क्योंकि इसी कॉन्टेक्स्ट है, नेम एंड फेम है, तो कुछ भी करेंगे पैसा तो कहीं से भी मिल जाएगा। तो बोले आप कुछ ना कुछ अलग करोगे, इसमें अब नहीं टिकोगे। तो मैंने मेघा को 40 साल पे अभी जस्ट लास्ट ईयर ही मैंने उसको बोला कि मुझे ऐसा लगता है कि अब हमें सारे काम छोड़ देने चाहिए, बिकॉज हमारा लीडरशिप का प्रोग्राम, भगवद गीता के ऊपर उसको बिज़नेस में कैसे अप्लाई करना, उसके एक सारे प्रोग्राम्स, ट्रेन द ट्रेनर, प्रेजेंटेशन मास्टरी, वो सारे प्रोग्राम्स हम रन करते थे जो ज़्यादातर लोग नहीं जानते। एंड यू वोंट बिलीव, उसका हमारा कंपनी का 75% प्लस रेवेन्यू है। ओह। एंड मैंने मेघा को बोला, और जब भी पटेल बर्थडे था, कि हमें ये सारा काम बंद करना है, सिर्फ पेरेंटिंग पे काम करना है। एंड तब व्हाट शी सेड, एज यू विश। एंड हमने वो सारे काम कंपैरेटिवली लास्ट 4-5-6 महीने से बंद कर दिए, एंड हम यही चीज़ पे अब 92 ईयर्स तक काम करना चाहते हैं। सो मुझे लगता है कि जब भी कोई एक व्यक्ति पैशन के लिए काम करे, वो तो कहा जाता है एक सक्सेसफुल व्यक्ति के पीछे हमेशा एक फीमेल होती है। वो जो फीमेल एनर्जी से ही आई थिंक हमारी शुरुआत हुई थी। नॉलेज माने सरस्वती, लक्ष्मी एंड शक्ति। मुझे लगता है मेरे जीवन में वो तीनों एनर्जी है जस्ट बिकॉज ऑफ मेघा। सेम ईयर सर, मैडम का भी यही है कि ऐसा वो कटप्पा की तरह। ग्रेट ग्रेट। वो तलवार मारेंगे तो खुद मारेंगे, नहीं तो कोई तो मार नहीं सकता। मतलब सीज ट्रू प्रोटेक्टर। जब मुझे भी लगा कि जॉब करना चाहिए, तो कई बार उन्होंने अपना गोल्ड मुथूट में रखा, बिजनेस के लिए पैसा दिया, सब कुछ किया। और आज भी ये भी बच्चा जानता है पूरी कंपनी वही चलाती है, मेरा काम ये बोलना, मैनेज करना, सारी चीज़ें हैं।
बहुत प्रोडक्टिव और लर्निंग मीनिंगफुल पॉडकास्ट रहा ये। इस पॉडकास्ट में मैंने बहुत सारे ऐसे सवाल पूछे सर जो मेरे अपने पेन थे, मेरे अपने दोस्तों के थे। बहुत सारे सवाल अब भी हैं। इसका हम पॉडकास्ट पार्ट 2 के लिए हम छोड़ देते हैं। हम कमेंट को मॉनिटर करेंगे एंड इनफैक्ट कमेंट्स के अंदर जो लोगों के प्रश्न है उसको लेकर जब हम हाँ, ऑडियंस के साथ वाली पॉडकास्ट करेंगे, राइट। आई थिंक वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। सो पार्ट 2 पार्ट 3 हम सब करेंगे, और जो भी पॉडकास्ट करेंगे वो सॉल्यूशन के साथ करेंगे और एक्चुअल वो सवाल रखेंगे जो आपके और हमारे हैं, ना कि किताबी हैं। सो मिलते हैं किसी और पॉडकास्ट में। तब के लिए आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हाँ, अगर आप हस्बैंड हैं, शूज़ के साथ बाहर सब कुछ उतार के घर में जाइए। धन्यवाद।